हाँ जी, सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अमेजिंग रिवीजन क्लास ऑफ द चैप्टर दैट इज एलएलपी एक्ट। और आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बढ़िया सा चैप्टर, वेरी अमेजिंग चैप्टर दैट इज एलएलपी एक्ट 2008। इफ माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल टू यू, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू यू, तो मेरे को जल्दी से एक बार चैट पे बता देंगे फटाफट कि यस सर हमको आपकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। वेरी गुड आफ्टरनून टू सिया, कृपल, वंशिका, मान्या, त्रिशा, दिव्यम, गोलू सिंह, अंकित। वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तुम लोगों ने फेमा रिवाइज कर लिया। कल हमने कौन सा चैप्टर रिवाइज किया था? फेमा। और मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने फेमा रिवाइज कर लिया है, उसके क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि अगर तुम अब मेरे साथ साथ नहीं करोगे फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, फिर टाइम निकल जाएगा, फिर काम खराब हो जाएगा। तो आपको अभी जब लाइव क्लास हो रही है तो प्लीज साथ के साथ जरा रिवाइज करते हुए चलना, सो दैट कि आपको इसका एडवांटेज मिल पाए। ठीक है, ठीक है सर। साहिल पूछ रहा है कि सर बुक कहां मिलेगी? बुक आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो फ्रॉम द बीबी वर्चुअल्स। ठीक है, आप बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे जाओगे तो फिर आप वहां से क्या कर सकते हो, बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है सर। चलो, आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? बट तुम लोगों ने इतने गंदे बच्चे हो ना, इतने गंदे बच्चों की वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर देंगे वीडियो को लाइक, सो दैट इट विल रीच टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल। और उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं द चैप्टर ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। फुल एकदम पैक करके साइड कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पेपर में आते ही आते हैं आपके, और एग्जाम में फ्री के मार्क्स होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, फ्री के आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इफ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू आर अवेयर ऑफ द टॉपिक्स, तो आपके फ्री के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो सर एक बार बताओ, ये जो एलएलपी था, एलएलपी को हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो फॉर्म ऑफ बिजनेस आया, ये आया ही क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस था, बट उसमें कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा थे। एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस था, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी पार्टनर्स की। यानी हम लोग चाहते थे कि यार एक ऐसा कोई मिडवे निकल कर आए जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के फीचर्स हो। क्योंकि कंपनी में क्या होता था, कंपनी में लीगल रिकॉग्निशन ज्यादा है, बट कंपनी में कंप्लायंसेस भी ज्यादा है। बट अगर पार्टनरशिप में पार्टनर में कंप्लायंसेस कम है तो उसकी लीगल रिकॉग्निशन भी कम है, उसकी लीगल रिकॉग्निशन भी कम है। बोलो यस और नो? यस सर। तो इसीलिए वी वांटेड कि कोई एक मिडवे निकल कर आए और हम उस मिडवे को फॉलो करें, यानी हम कुछ ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस अपनाएं जिसमें दोनों के फीचर्स हो, जिसमें कंपनी के फीचर्स भी हो और जिसमें पार्टनरशिप के फीचर्स भी हो। सो दैट इज व्हाई वी केम अप विद अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड द एलएलपी। नाम क्या होगा? एलएलपी, यानी कि ये होगी एक पार्टनरशिप ही, बट इसके अंदर क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगी। यानी जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी टुवर्ड्स द एलएलपी। यानी ये होगी पार्टनरशिप ही, बाय डिफॉल्ट इट इज अ पार्टनरशिप, बट इसके अंदर कुछ कुछ फीचर्स किसके रहेंगे? कंपनी के रहेंगे। बोलो ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद अब आगे आएंगे। सर एक बार बताओ एक बार बताओ कि ये जो एलएलपी है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एलएलपी इज द हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप? यस, एलएलपी इज द हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। ठीक है सर। नोट्स जो होंगे टेलीग्राम में डाल दूंगा अभी ये वाली क्लास के बाद, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, सो इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ, इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ व्हाट सर? इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो अभी आगे जाकर आपके कवर हो जाएंगे, बट इधर से ध्यान से सुनना कि ये जो एलएलपी एक्ट है सर, इसके अंदर कितने सेक्शन है? 81। हमको सारे पढ़ने हैं? नहीं। कितने शेड्यूल्स हैं? 4। हमको उसके कोई प्रोविजन पढ़ने हैं? नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पढ़ने हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पढ़ने हैं। इस चैप्टर में तो रूल्स भी नहीं है, ना तुमको कोई रूल्स पढ़ने हैं, ना तुमको कोई रेगुलेशंस पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एक्ट पढ़ना है बस। सर ये जो आपने बोला 4 शेड्यूल्स हैं, तो इन 4 शेड्यूल्स में क्या क्या दिया हुआ है? सो ये जो 4 शेड्यूल्स हैं, इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1, इट डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। पार्टनर्स की आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, पार्टनर की एलएलपी के साथ क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो सब डील करेगा शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 2 डील करेगा कि अगर एक फर्म को कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे, वो शेड्यूल 2 में है। अगर एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके क्या शेड्यूल्स होंगे, वो उसके क्या प्रोविजन होंगे, वो 3rd शेड्यूल में है। और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जब हमको एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे, वो आपको दिए हुए इन द शेड्यूल नंबर 4। और जो एमसीए है, यहां पर भी आपकी पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? एमसीए। जैसे कंपनीज एक्ट में सीजी कौन होता है? एमसीए। इधर भी सीजी कौन होगा? एमसीए। एंड आरओसी आर इंटरेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी एक्ट, यानी पूरे एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल के चलेगा?
सर पूरे शेड्यूल का, पूरे 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 एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल के चलेगा? एमसीए। और सीजी के पास पावर होगी कि वो क्या बना सकते हैं? रूल बना सकते हैं। सीजी के पास पावर होगी कि सीजी क्या बना सकते हैं? रूल बना सकते हैं। और यहां पर भी सीजी कौन होगा? यहां पर भी सीजी होगा एमसीए, यहां पर भी सीजी होगा एमसीए। बोलो ठीक है? ठीक है सर। हाँ जतिन, अभी वाली क्लास के बाद दिखेंगे, ठीक है, इस वाली क्लास के बाद दिखेंगे। सर एक बार बताओ, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, वट इज द नीड ऑफ एलएलपी एक्ट, या फिर वो पूछ सकते हैं वट आर द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी एक्ट। आपने एलएलपी एक्ट बनाया क्यों, मतलब एलएलपी का बेनिफिट क्या है, वट इज द बेनिफिट ऑफ एलएलपी। तो फर्स्ट मैं बोलूंगा दैट इट इज अ ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पार्टनरशिप विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप चली आ रही थी जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, पुराना कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चला आ रहा था जो बहुत ही गवर्नेंस बेस्ड स्ट्रक्चर है, उन दोनों के लिए एक ऑल्टरनेटिव बनकर आया कौन? एलएलपी। और क्योंकि ये बेस्ड पार्टनरशिप की तरह ही है, तो यानी इसमें भी सारा काम किस हिसाब से चलेगा? आपके एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा। जैसे पार्टनरशिप में एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, ऐसे यहां पर पार्टनरशिप डीड, यहां पर सारी चीजें किसके हिसाब से चलेंगी? आपके एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। बट क्योंकि बिकॉज ये एक एलएलपी ही है, मतलब ये भी एक पार्टनरशिप ही है, तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी उन पार्टनर्स में आपस में काफी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब यू कैन टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। बट कंपनी में क्या होता है? आपको सब कुछ एमओए के हिसाब से करना होता है, एओए के हिसाब से करना होता है, वो सारी चीजें यहां पे ईजी हो जाएंगी। सो एलएलपी प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड ऑल्सो यहां पर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से पूरा स्ट्रक्चराइजेशन कर सकते हो। तो वी कैन से दैट इट इज वेरी सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ही छोटे बिजनेस, बट हाँ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर आपको बिजनेस करना है तो फिर उससे कंपेरेटिवली अगर अभी आपका स्केल छोटा है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, फिर आप एलएलपी फॉर्म को क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। बोलो ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे कि एलएलपी एक्ट में कौन सी डेफिनेशंस है। सबसे पहला, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? एड्रेस के बारे में। अगर हम किसके बारे में बात करते हैं? एड्रेस के बारे में। तो मुझे बताओ एड्रेस का मतलब क्या होता है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एड्रेस? एड्रेस का मतलब है अगर इंडिविजुअल पार्टनर के एड्रेस की बात हो रही है तो उसका रेसिडेंशियल एड्रेस आएगा, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है तो फिर उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा वो एड्रेस माना जाएगा। सर एलएलपी एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट किसको माना जाएगा? एलएलपी एक्ट के हिसाब से जब आप बॉडी कॉर्पोरेट देखोगे तो उसके अंदर देखो इन्होंने किस किस को कवर करा। एक तो कंपनी आएगी, कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर एलएलपी एक्ट। दूसरा, जो इस एक्ट में एलएलपी बनी वो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो एलएलपी इंडिया के बाहर बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। उसके बाद मैंने बोला अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, यानी कि जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी है वो भी इस एक्ट के हिसाब से क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। वेरी गुड। पर सर किसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना? कॉर्पोरेशन सोल को आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानोगे। सर ये कौन सी सोल है? ये कॉर्पोरेशन सोल है। कॉर्पोरेशन सोल का मतलब एक ऐसी पोजीशन जो एक इंडिविजुअल बंदा हेड करता है, बट दैट इज द लाइक जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस इज अ कॉर्पोरेशन सोल, मतलब कि वो एक ऐसी बॉडी है जो एक बंदा हेड करता है, पर्सन चेंज हो जाता है बट दैट अथॉरिटी कंटिन्यूज फॉर एवर। तो ऐसी अथॉरिटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, इनको इस एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानोगे, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सीजी नोटिफाई करेगा उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। पर सीजी किसी को भी नोटिफाई कर सकता है, पर सीजी किसको नोटिफाई नहीं करेगा? एक तो कंपनी को नोटिफाई नहीं कर सकता, और एलएलपी जो इस एक्ट में बनी उसको नोटिफाई नहीं कर सकता। यानी कि सीजी किसी को भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर कर सकता है, बट सीजी किसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं कर सकता? दो लोगों को। एक बार सब लोग चैट पे बताएंगे मुझे कितने लोगों को सीजी कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। एक तो मैं बोलूंगा कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा मैं बोलूंगा एलएलपी एज पर एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी और एलएलपी को कभी भी सीजी बाहर नहीं कर सकता, यानी कंपनी एंड एलएलपी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर द एलएलपी एक्ट। बोलो ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। उसके बाद मेरी बात आगे सुनना। मैंने बोला सर बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट, अगर सीजी किसी चीज को बाहर कर देता है तो उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे, वी विल नॉट कॉल इट एज अ बिजनेस। देन उसके बाद मैंने बोला डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? जो एलएलपी में लोग मेंबर्स होते हैं, हम यहां पर मेंबर्स नहीं बोलते, हम यहां पर उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। हम यहां पर उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जो होते हैं उनमें ना दो लोगों को कम से कम आपको डीपी बनाना होता है। अब डीपी कौन होता है? अभी सेक्शन 7 में आएगा तो बताऊंगा डीपी कौन होता है, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा ध्यान रख के चलो कि डीपी कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऐसा समझ लो ये वो बंदा होता है जो एक तरीके से पूरा एलएलपी का मैनेजमेंट देखेगा। राइट सर।
उसके बाद सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल ईयर? यहां पर फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को। बट अगर आपकी कंपनी किसी भी साल के 30 सितंबर को बनी है, अगर आपकी कंपनी 30 सितंबर के बाद बनी है, कब बनी है? 30 सितंबर के बाद, तो देन इन दैट केस जो उसका अगला वाला अभी 31 मार्च आने वाला है, वहां आपका फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर एंड होगा अगले साल के 31 मार्च पे जाके। सर एग्जांपल देना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को सब लोग बताएंगे और जहां जितने लोग यहां पे लाइव हैं वो सब लोग आंसर करेंगे। अगर मान लो एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है लेट्स से 13 जुलाई 2026, तो मुझे बताओगे इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट। अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 13 जुलाई 2026 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? सर इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2027। वेरी गुड, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2027। पर अगर सर मान लो कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 10 दिसंबर 2026 को, अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 10 दिसंबर 2026 को, तो देन इन दैट केस सर इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा कब? 31 मार्च। वेरी गुड, 31 मार्च 2028। अभी जो 31 मार्च आने वाला है वहां एंड नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे क्या होगा? एंड होगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? जितने लोग आंसर दे रहे हैं, ब्यूटीफुल, यू पीपल आर गिविंग द ब्यूटीफुल आंसर्स। और जो लोग आंसर दे रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, मेरे को भी समझ में आ रहा है कि उनको क्लियर हो रहा है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आप लाइव हो तो प्लीज आपको आंसर करना है। यस डेफिनेटली, इफ यू आर वॉचिंग रिकॉर्डिंग देन इट इज अ सेपरेट केस, बट अगर आप इधर हो तो आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च जो होगा तब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। सर अगर मान लो एग्जैक्टली 30 सितंबर को हुई तो 30 सितंबर 2026 को एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई तो भी आपका 31 मार्च 2027 को फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। पता है क्या होता है, जब आप आंसर करते हो ना और आपका आंसर करेक्ट निकलता है, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा लगेगा कि भाई यार मैंने जो लिखा था देख सही हुआ, इसका मतलब मुझे आता है। वही छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो तुमको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगी, वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट अगर हम कहीं आंसर ही नहीं करेंगे, हमको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा। समझे? यस सर। उसके बाद मैं आता हूं एलएलपी एग्रीमेंट पे। सर व्हाट इज एलएलपी एग्रीमेंट? तो मैंने बोला ये एक एग्रीमेंट होता है जो किसके बीच में होता है? पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट और पार्टनर्स का एलएलपी के साथ एग्रीमेंट। यानी ये एग्रीमेंट डिफाइन करता है आपके रोल्स, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सारी चीजें क्या करता है? वो डिफाइन करता है। बोलो ठीक है। आपकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो सारे इस एग्रीमेंट के अंदर लिखे रहते हैं। और ये एग्रीमेंट पार्टनर्स का आपस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है और पार्टनर का एलएलपी के साथ क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बताता है। गॉट इट सर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर, व्हाट इज स्मॉल एलएलपी? स्मॉल एलएलपी किसको बोलते हैं? जैसे हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं स्मॉल कंपनी, ऐसे ही हम यहां पर पढ़ते हैं स्मॉल एलएलपी। यस, वेरी गुड। आतिश्या जैन, वेरी गुड। उसने बोला कि सर ये जो एलएलपी एग्रीमेंट होता है ना, इसका एक फॉर्म होता है फॉर्म 3। आईसीआई ने इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो जरूर याद रखना कि एलएलपी एग्रीमेंट का फॉर्म क्या होता है? फॉर्म 3। तो वैसे इन्होंने यहां चैप्टर वैप्टर में नहीं दे रखा, बट क्या बोला कि क्वेश्चन के अंदर आया, तो क्वेश्चन के अंदर जब आया तो आपको ध्यान रखना है कि एलएलपी एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्म 3। बाकी सारे फॉर्म्स नहीं याद करने एलएलपी एक्ट के, बट ये एटलीस्ट याद रखना, ठीक है? बट ये वाला फॉर्म एटलीस्ट याद रखना। इसके बाद आ जाओ सर, व्हाट इज स्मॉल एलएलपी? स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है? जो छोटी एलएलपी है। छोटी एलएलपी का मतलब क्या होता है? ऐसी एलएलपी जिसमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता एंड टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बीच में क्या है बेटा? एंड, यानी दोनों कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन, कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी मोर देन 25 लाख एंड आपका टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 40 लाख। ठीक है सर। उसके बाद एक बात और सुनना, एक बात और सुनना। सर ये क्या लिखा है 5 करोड़ और 50 करोड़? क्या कभी भी सीजी इस लिमिट को बढ़ा सकता है? हाँ बढ़ा सकता है। 25 लाख को इंक्रीज किया जा सकता है। कहां तक इंक्रीज किया जा सकता है? 5 करोड़ तक। क्या सर ये वाले 40 लाख को इंक्रीज किया जा सकता है? यस, इस 40 लाख को इंक्रीज किया जा सकता है। कहां तक इंक्रीज किया जा सकता है? 50 करोड़ तक। पर अभी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कोई अपर लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, तो हम पेपर में ध्यान क्या रख के चलेंगे? 25 लाख एंड 40 लाख। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। उसके बाद आगे आएंगे सेक्शन नंबर 4। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है सेक्शंस की। फटाफट से सेक्शन जरा लपेट लेते हैं और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के बाद फिर आप रिवाइज कर लोगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर।
राइट और जो भी आपके नोट्स रहेंगे, मैंने बोला टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, अभी सिर्फ इधर पढ़ाई करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं सारे नोट्स वगैरह, सारे अपडेट, सारी नोटिफिकेशन, सारे लिंक वहीं पे आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब आ जाओ सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 पे। ये बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी के ऊपर नहीं लगेगा, तो वो तो हमको पता ही है, इसके लिए अलग से एक्ट है। इसमें तुमने नया क्या कर दिया भाई, है तो ये भी एक पार्टनरशिप ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पार्टनरशिप के ऊपर भी तुम पार्टनरशिप एक्ट लगा दो, एलएलपी भी तो लगाओ ही लगाओ, पार्टनरशिप भी लगा दो, ना 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 ना, इनके लिए अलग से एक्ट बना दिया एलएलपी एक्ट, तो इस एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट कभी भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि सर कौन बंदा पार्टनर बन सकता है, तो मैंने बोला एक इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। अच्छा एक बात बताओ, एलएलपी खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, तो एलएलपी अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? आंसर इज यस, बिकॉज एलएलपी इज इटसेल्फ अ बॉडी कॉर्पोरेट, और एक एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है, तो एक एलएलपी भी दूसरी एलएलपी की पार्टनर हो सकती है। बट सर कौन पार्टनर नहीं बनेगा? पहला, अगर सर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। दूसरा, अगर उसने अप्लाई किया है फॉर इंसॉल्वेंसी तो वो बंदा पार्टनर नहीं बनेगा। और तीसरी बात, अगर कोई अनसाउंड माइंड का है, अगर कोई क्या है, अनसाउंड माइंड का है। सर अनसाउंड माइंड बोले तो जो बंदा पागल है, पर एक बात ध्यान रखना, जो बंदा पागल है बट वो पागल, तुमने किसी को पागल बोल दिया, कोई सड़क पे जा रहा था, तुमने क्या बोल दिया, ओए पागल, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो पार्टनर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड का मतलब वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए बाय द कोर्ट, कोर्ट ने अगर उसको डिक्लेयर करा है तो वो बंदा क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। बोलो ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सर कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी पार्टनर रख सकते हो। हाउएवर अगर कभी भी ऐसा हुआ कि आपकी पार्टनर्स की लिमिट 2 से नीचे गई, तो अगेन आपको वही सेम कंपनीज एक्ट की तरह 6 महीने मिलेंगे, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप उसको रिफिल कर लो। अगर आपने उसको रिफिल कर लिया वेल एंड गुड, अगर रिफिल नहीं करा तो 6 महीने के बाद उस एलएलपी के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज आएंगी वो सारी उन पार्टनर के ऊपर आ जाएगी जो एक अकेला बंदा चला रहा था। मेरी बात को सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। अगर सर हमको कभी भी ऐसा दिखता है कि पार्टनर 2 से नीचे चले जाते हैं, तो जैसे ही पार्टनर 2 से नीचे जाएंगे तो देन इन दैट केस हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को 6 महीने मिलेंगे, 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमको पार्टनर्स को वापस फिल करना होगा, यानी 2 से नीचे जाने का मतलब एक पार्टनर है ना। और अगर वही एक बंदा काम कर रहा है तो 6 महीने के अंदर नया पार्टनर लेके आ जाओ। अगर 6 महीने तक आप नया पार्टनर नहीं लेके आते तो जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे उसके बाद वो अकेला बंदा जो था वो पर्सनली लायबल हो जाएगा फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द एलएलपी, जो एलएलपी के ऊपर कब आएंगे, 6 महीने के बाद। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आ जाते हैं सर व्हाट इज डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने बोला वो बंदे होते हैं जो पूरी एलएलपी को मैनेज करते हैं, यानी कि मैनेजिंग बॉडी समझ लो, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही इधर एलएलपी में कौन होते हैं, डीपीज होते हैं। सर कितने डीपी होने चाहिए? सर कितने डीपी होने चाहिए? कम से कम आपके पास 2 डीपी होने चाहिए, जिनमें से कम एक रेसिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट बंदा कौन होता है? यहां पर रेसिडेंट किसको माना जाएगा सर? यहां पर रेजिडेंट माना जाएगा द पर्सन हु हैज स्टेड 120 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, इट इज नॉट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां पर क्या लिखा है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग नहीं लिखा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो बंदा 120 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेगा वो रेसिडेंट माना जाएगा। तो 2 डीपी होने चाहिए, एक कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। यानी सर एक नॉन रेजिडेंट हो सकता है, यस एक नॉन रेजिडेंट हो सकता है, एक आपका रेजिडेंट होना चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो 2 डीपी होने चाहिए ना, ये दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी डीपी नहीं हो सकता। पर सर अगर मान लो कि एक एलएलपी है, एक एलएलपी के अंदर 5 कंपनीज पार्टनर है, एक एलएलपी के अंदर 5 कंपनीज पार्टनर है, तो फिर आप क्या करोगे? अगर एक एलएलपी के अंदर 5 कंपनी ही पार्टनर है तो फिर आप डीपी कैसे बनाओगे? क्योंकि कंपनी तो पार्टनर हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर, तो फिर आप इसमें से डीपी कैसे बनाओगे? तो इनको अपना कोई नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, बट हमेशा डीपी इंडिविजुअल ही होगा। यानी अगर एक एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स दोनों पार्टनर है तो ये ध्यान रखना डीपी हमेशा इंडिविजुअल होगा। अब वो जो इंडिविजुअल है तुम उसको पार्टनर, उसको डीपी बना दो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी को डीपी बना दो, वो तुम देखो तुम्हें कैसे करना है, बट ऑलवेज एंड ऑलवेज डीपी विल बी द इंडिविजुअल पार्टनर। राइट, राइट सर। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर 10,000 की, कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज ऑन द एलएलपी एंड 50,000 फॉर द पार्टनर। हर डीपी को जैसे डायरेक्टर को डिन लेना होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे ही हर डीपी को क्या लेना पड़ेगा? डीपीआईएन लेना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आपके ऊपर जो डिन वाले प्रोविजन है वो मुटाटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल हो जाएंगे। कोई मेरे को बताएगा ये मुटाटिस मुटेंडिस क्या होता है? व्हाट इज दिस मुटाटिस मुटेंडिस? ये मुटाटिस मुटेंडिस का होता है, मुटाटिस मुटेंडिस।
ये मुटैटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज। जो प्रोविजन आपके डिन के होते हैं वो एज इट इज आपके किस पर लग जाएंगे, डीपीआईएन पर, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर पर भी लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि आईसीआई ने इस पर एक क्वेश्चन पूछा है, हु कैन बी डीपी। सर कौन डीपी बन सकता है, कौन बंदा डीपी बन सकता है। मैंने बोला इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चेक करो। जब आप इनकॉर्पोरेशन करा रहे हो एलएलपी का, तो आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चेक करो, उसके अंदर किसका नाम स्पेसिफाई किया गया था कि ये हमारे, देखो हमारे ये सारे पार्टनर्स होंगे, इनमें से ये 2 लोग डीपी होंगे, तो उसमें जिसका नाम स्पेसिफाइड था वो डीपी बन जाएगा। बट सर अगर मान लो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है दैट ईच पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम इज टू बी डीपी, कि टाइम टू टाइम पहले ये 2 डीपी बनेंगे, फिर ये 2 डीपी बनेंगे, फिर ये 2 डीपी बनेंगे, तो अकॉर्डिंगली वैसे वैसे डीपी बनेंगे, अकॉर्डिंगली वैसे वैसे डीपी बनेंगे। और अगर सर मान लो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो देन इन दैट केस आपको एलएलपी एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा कि डीपी कौन बनेगा। इंस्टीट्यूट ने इस पॉइंट पे क्या क्वेश्चन पूछा मैं आपको बताता हूं। इस पर ने क्वेश्चन आया कि उल्टा क्वेश्चन, देखो इधर क्या लिखा है, इधर इधर प्रोविजन में, ध्यान से सुनना, इधर प्रोविजन में क्या लिखा है, नहीं 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 नहीं, ये यादव साहब बोल रहे हैं कि ऑल पार्टनर, ये ऑल पार्टनर वाला पॉइंट नहीं है, वो अभी आगे आएगा, वेट फॉर इट। इंस्टीट्यूट ने पता है क्या क्वेश्चन पूछा, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे ये लिखा हुआ है कि सर इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को चेक करो, अगर उसमें स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर कौन डीपी बनेगा। ठीक है, तो फिर आप एलएलपी एग्रीमेंट में आना। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पता क्या पूछा, एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो फिर बताओ डीपी कौन बनेगा। मतलब उन्होंने उल्टा क्वेश्चन पूछा कि एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है हम डीपी अपॉइंट ही ना करें। आंसर इज नो, आपको डीपी तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। पहले आप एलएलपी एग्रीमेंट देख लो, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो फिर आप इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चेक करो, उसमें लिखा होगा कि जो डीपी था, तो इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डीपी को अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी वो बंदा डीपी बन जाएगा। तो आईसीआई ने इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एलएलपी में देखो पता क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी बीच बीच में से पॉइंट पे क्वेश्चन उठा लेंगे। ऑल्दो एक्ट इज वेरी इजी, टॉपिक्स आर वेरी इजी, बट स्टिल छोटे छोटे जो बीच बीच में से पॉइंट उठाए जाएंगे उस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बस। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। आगे सुनना, सर जब भी डीपी अपॉइंट होगा तो वो अपनी कंसेंट एज टू एक्ट एज अ डीपी, ये अपनी कंसेंट सबमिट करेगा किसके पास, एलएलपी के पास, और एलएलपी ये सारी डिटेल आगे किसको भेजेगी, आरओसी को। यानी कि उसकी उसकी जो कंसेंट है वो और डीपी की जो डिटेल्स हैं, ये दोनों चीजें आरओसी भेज देगा किसको, एलएलपी भेज देगा किसको, आरओसी को। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर। और अगर सर आरओसी के पास हमने फाइलिंग नहीं करी, तो एलएलपी ने अगर ऐसा नहीं करा तो देन इन दैट केस उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, किसके ऊपर, एलएलपी के ऊपर। एलएलपी विल फेस द पेनल्टी, कितने रुपए, 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 50,000 एलएलपी और 25,000 फॉर एवरी डीपी। ठीक है, प्रोविजन में तो देखो ऐसा लिखा है कि पहले आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखो, उसके हिसाब से जो डीपी होगा वो डीपी होगा, और एट एनी अदर टाइम आपका जो डीपी होगा वो एज पर एग्रीमेंट होगा। बट इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था। ठीक है सर। आगे आएंगे, नहीं प्राची, इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 8 पे। सर डीपी की लायबिलिटीज क्या होती है, मतलब डीपी किन किन चीजों के लिए लायबल होगा, डीपी किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तुमको समझ में आ रहा है, क्या तुमको समझ में आ रहा है। हाँ सर क्यूट क्यूट बच्चे हैं वेले, इनको समझ में तो आएगा ही ना। सेक्शन नंबर 8 जो है, कह रहे हो इधर पढ़ाई करो। सेक्शन नंबर 8 जो है ये क्या बात करता है, डीपी किन किन चीजों के लिए लायबल है, किन किन चीजों के लिए डीपी रिस्पॉन्सिबल है। पहला, कि जितने भी एक्ट इस एक्ट के अंदर, मतलब जितने भी एक्टिविटीज इस एक्ट के अंदर एलएलपी को करने को कहा गया है, वो सारे काम कौन संभालेगा, डीपी। मतलब जहां जहां लिखा ना एलएलपी हैज टू डू दैट, एलएलपी हैज टू डू दिस, वो सारी चीजें कौन देखेगा, डीपी देखेगा, वो डीपी करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, हाँ कीर्ति, उसके बाद दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न, कोई स्टेटमेंट, जो चीजें आपको आरओसी को फाइलिंग करनी है, वो सारी चीजों की फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, डीपी। एंड जितनी भी पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी एलएलपी के ऊपर, वो सारी पेनल्टीज की इंपोजिशन भी कौन लेगा, डीपी। यानी ऑल पेनल्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, डीपी। इज इट क्लियर, यस सर। उसके बाद आगे सुनना सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है, अगर मान लो कभी भी ऐसा हो जाता है कि डीपी के ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो जाती है, मतलब सपोज कि 2 डीपी थे बट एक डीपी की डेथ हो गई या वो छोड़ के चला गया, व्हाटसोएवर द केस में भी, मतलब कोई भी रीजन की वजह से अगर डीपी की वैकेंसी अराइज होती है, मैं बोल रहा हूं
कोई भी रीजन की वजह से अगर डीपी की वैकेंसी अराइज होती है तो भैया वो वैकेंसी को आपको 30 डेज के अंदर अंदर फिल करना पड़ेगा। और अगर आपने डीपी को अपॉइंट नहीं किया, मतलब आपके एलएलपी में कभी भी ऐसा पाया गया कि आप 2 डीपी नहीं, आप 2 से कम डीपी से काम चला रहे हो, या डीपी है ही नहीं तुम्हारे एलएलपी के अंदर, तो फिर ऑल पार्टनर्स विल बी कंसीडर्ड एज अ डीपी। ईच पार्टनर को डीम कर लिया जाएगा कि वो क्या होगा, डीपी। एवरी पार्टनर विल बी डीम्ड एज अ डीपी। और इस केस में आपके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन जो होगा, इसमें पेनल्टी लगेगी 10,000 फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। जब तक तुम उस डीपी को अपॉइंट नहीं करोगे 100 रुपीज पर डे का क्या लगेगा, आपके ऊपर फटका लगता रहेगा। मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी, 50,000 फॉर एवरी पार्टनर। बोलो ठीक है, ठीक है सर। देन उसके बाद यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है इनकॉर्पोरेशन वाली सारी। अब इनकॉर्पोरेशन वाली सारी कहानी क्या बोलती है, सुनना जरा आराम से। जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चलाना चाहते हैं और उनको प्रॉफिट कमाना है, तो वो लोग एक एलएलपी बना सकते हैं। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको याद है, आपको याद है ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है ना, इट्स फिलिप, इसका नाम क्या होता है, फिलिप। हालांकि ये भी याद रखना है, रखना नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उतना ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। बट 2 और मोर पर्सन जो है वो लोग क्या करेंगे, इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कंपनी होती थी तो कंपनी के केस में सब्सक्राइबर मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता था, बट यहां पर किसको सब्सक्राइब करोगे, यहां पर आप सब्सक्राइब करोगे फिलिप फॉर्म को, ठीक है, इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। फिर उसके साथ ना इस इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट अटैच की जाएगी कि हमने सारे एक्ट का, रूल्स का कंप्लाइंस किया है। ये स्टेटमेंट कौन अटैच करेगा, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएस, सीएम में हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जिसने उस एलएलपी को बनाया, ये लोग। एंड बाय एनी सब्सक्राइबर, कोई भी सब्सक्राइबर इसको क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। बट कंपनी वाले केस में आप चेक करना, जब मैं तुमको कंपनीज वाला रिवाइज करवाऊंगा, इन कॉर्पोरेशन के सेक्शन को हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 7 को, तो उसके अंदर हम देखेंगे वहां पर एनी सब्सक्राइबर नहीं है, वहां पर ऑल सब्सक्राइबर है। मतलब ईच सब्सक्राइबर के द्वारा वहां पर डिक्लेरेशन दी जाती है। यहां पर जो स्टेटमेंट देगा वो कोई भी एक सब्सक्राइबर दे देगा तो वो चलेगा। और ये किसको फाइल किया जाएगा, आरओसी सीआरसी को फाइल करोगे, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर वाले आरओसी को फाइल करोगे और इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ फाइल करोगे। तो ये स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है, ठीक है, ठीक है सर। OKABD किचन 4967, ठीक है, ठीक है सर। इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, जिसका भी मैंने नाम बोला फिलिप। उसके अंदर क्या क्या लिखा रहेगा, एलएलपी का नाम क्या है, जो एलएलपी प्रपोज्ड है उसका नाम क्या है, आपका प्रपोज्ड बिजनेस क्या होगा, एड्रेस क्या होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर एंड डीपी, हर एक पार्टनर का नाम, हर एक पार्टनर का एड्रेस, डीपी का नाम, डीपी का एड्रेस, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। एंड और अदर इंफॉर्मेशन जो रूल्स वगैरह में प्रिस्क्राइब्ड होगी वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। आगे एक और बात ध्यान से सुनना, अगर तुमने स्टेटमेंट में कुछ भी गलत लिखा, कुछ भी फॉल्स लिखा, आपको पता है कि वो फॉल्स है, आपको पता है कि वो ट्रू नहीं है, फिर भी आप वो स्टेटमेंट डाल रहे हो, तो भैया आपके ऊपर पनिशमेंट आ जाएगी। कितने साल की, 2 साल की। यू विल बी लायबल फॉर द इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक आपको कहां जाना पड़ेगा, जेल में। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। कितने साल, अप टू 2 ईयर्स। एंड का मतलब इंप्रिजनमेंट तो होगी होगी, और तुम्हारे ऊपर फाइन भी लगेगा, मिनिमम 10,000 का, मैक्सिमम कितने का, 5 लाख का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बोलेंगे यस और नो। अरे तुमको समझा क्या, क्या तुमको समझ में आ गया, यस सर। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 12 पे। सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, जब आप सेक्शन नंबर 11 की सारी कंप्लाइंसेस को पूरा कर लोगे तो आरओसी आपको रजिस्टर करके, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। जो आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा उसमें जो नाम लिखा रहेगा एलएलपी, उस नाम से इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी। अगर उसमें लिख दिया हरिया एलएलपी तो फिर वो एलएलपी हरिया एलएलपी के नाम से जानी जाएगी। स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 11, ये जो आपने स्टेटमेंट दी थी ना, ये वाली, जब आपने ये आरओसी को दे दी तो ये इस चीज का सफिशिएंट एविडेंस है कि वो सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन को कंप्लाई किया है। ठीक है, ठीक है सर। नहीं यादव साहब, इतनी पेनल्टी का पेन मत लो, पेनल्टीज का क्या सीन रहेगा, आई टेल यू लेटर, बट अभी उसके लिए इतना ज्यादा एफर्ट मत डालो, ठीक है।
सर्टिफिकेट इशूड शैल बी साइंड बाय आरओसी एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। तो जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा ना, वो आरओसी आपको साइन करके देगा, अपनी कॉमन सील के अंदर क्या करके देगा, ऑथेंटिकेट करके देगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इट इज द फाइनल प्रूफ दैट एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद सर जब ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको ये बोलता है जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो अब वो एलएलपी अपने नाम में केस कर भी सकती है, उसके नाम में केस हो भी सकता है, अगर वो चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, अपने नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, और वो सारे काम कर सकते हो जो एक बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो। क्या तुमको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी से बोलेंगे यस सर हमको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से बना देंगे एक हार्ट की सर हमको समझ में आ गया, एकदम बढ़िया बढ़िया मजेदार। उसके बाद में आगे तुमको और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, अब ध्यान से सुनते जाना जरा। सेक्शन नंबर 13 मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 13 क्या बात करता है सर? सेक्शन नंबर 13 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। किसके बारे में? रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। क्या एक एलएलपी को रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए होता है? यस। जैसे कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए, वैसे ही एक एलएलपी के पास भी रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। कोई बात नहीं साहिल, सो जाओ। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड ऑफिस सर हमको हमेशा मेंटेन करना है? यस। आपके पास हमेशा आरओ होना चाहिए जिस पर उस एलएलपी के क्या भेजे जाएंगे, नोटिस भेजे जाएंगे। एलएलपी के जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे वो सारे कहां भेजे जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें एलएलपी को भेजना है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें पार्टनर को भेजना है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें डीपी को भेजना है, सपोज आरओसी ने कोई चीज डीपी को भेजनी है, कोई चीज एलएलपी को भेजनी है, या कोई चीज पार्टनर को भेजनी है, यानी एनी डॉक्यूमेंट वेदर इट इज एड्रेस्ड टू एलएलपी, वेदर इट इज एड्रेस्ड टू डीपी, वेदर इट इज एड्रेस्ड टू पार्टनर, वो भेजा कहां जाएगा? वो भेजा जाएगा हमेशा आरओ पे। कैसे भेज सकते हो? पोस्ट से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, या फिर कोई ई ट्रांसमिशन यानी इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हो, कुरियर के थ्रू भेज सकते हो, पर भेजना आपको कहां पड़ेगा? भेजना हमेशा आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही पड़ेगा। क्लियर? क्लियर सर। उसके बाद ये वाली लाइन के ऊपर जो आईसीआई धन्य उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, भैया मजा आ गया क्वेश्चन पूछ के। उन्होंने पूछा क्या एक एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? हां देखो, हमें ना रूल नहीं पढ़ने, हमें रूल नहीं पढ़ने कि रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका फॉर्म क्या है, वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट हमको यह पता होना चाहिए क्या एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? हां, पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज तब माना जाएगा अगर आपने वो आरओसी के पास फाइल कर दिया है, यानी तुमने चेंज कर लिया पर आरओसी को नहीं बताया, आरओसी के रिकॉर्ड्स में अभी भी तुम्हारा पुराने वाला ही रजिस्टर्ड ऑफिस चल रहा है, तो भैया देन इन दैट केस आपका पुराने वाला ही आरओ माना जाएगा। इस पर आईसीआई ने एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया। क्या उसका क्वेश्चन मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। हुआ पता है क्या? एक क्वेश्चन में यह आया कि एक कंपनी, एक एलएलपी थी, और एक बंदे ने क्या करा, कुछ तो डॉक्यूमेंट, वो उस एलएलपी का सप्लायर था, ठीक है, कुछ माल वाल सप्लाई करता था, तो उसने क्या करा, वो गुड्स वो सप्लाई करता था, उसने सप्लायर ने क्या करा, एक नोटिस भेजा एलएलपी को, और एलएलपी को बोला कि ऐसे ऐसे जो जो चीजें उसके अंदर रहेंगी बोलना था जो उसको। बट हुआ क्या, एलएलपी जो थी उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस था, सपोज वो पुणे में था, पुणे से उन्होंने शिफ्ट कर लिया मुंबई में, ठीक है। जब उन्होंने पुणे से शिफ्ट कर लिया मुंबई में, तो हुआ क्या, एलएलपी तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर चुके, पर उसने आरओसी को नहीं बताया था। लेटर ऑन वो सप्लायर को सप्लायर को उसकी वजह से लॉस हुआ, एलएलपी की वजह से। उसने एलएलपी को बोला तुमने मेरा लॉस करा दिया तो मेरे को डैमेजेस दो। अब हुआ क्या, एलएलपी ने बोला हमको तो तुम्हारा नोटिस ही नहीं मिला क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर चुके हैं। अब ये मैटर गया अथॉरिटीज के पास। अथॉरिटीज ने बोला भैया एक बात सुनो, क्या तुमने आरओसी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज फाइल किया था? एलएलपी ने बोला नहीं। तो आरओसी ने बोला मेरे पास तो अभी भी कौन सा वाला रजिस्टर्ड ऑफिस है तुम्हारा? वही पुराने वाला। और अगर वही पुराने वाला एड्रेस पे बंदे ने, सप्लायर ने तुमको नोटिस भेजा है, तो हम तो ये मानेंगे तुमको नोटिस रिसीव हुआ था, वो तुम्हारी गलती है, तुमने आरओसी को क्यों इन्फॉर्म नहीं करा। तो यानी तुमको मान लिया जाएगा कि तुम्हारा अभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस वही है, तुमको नोटिस रिसीव हुआ था और तुमको इस बंदे को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे। अगर सर आपने सेक्शन 13 का कॉन्ट्रावेंशन करा तो फाइन लगेगा 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 50,000 और फॉर एलएलपी एंड फॉर एवरी पार्टनर। यस बिजनेस बर्ड, यस, ठीक है सर। इसके बाद आओ, सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है? सर सेक्शन नंबर 15 बोलता है नेम ऑफ द एलएलपी।
जब भी एलएलपी, अच्छा कितने दिन में इन्फॉर्म करना है, क्या इन्फॉर्म करना है, वो सब कहां लिखा हुआ है, रूल के अंदर। वो सब नहीं पूछा कि कितने दिन में करना है, क्या करना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, फाइलिंग होगी आरओसी के पास, तभी आपका चेंज इफेक्टिव माना जाएगा। इफ द नोटिस इज नॉट फाइल्ड टू द आरओसी, आपका चेंज एक्चुअल में माना ही नहीं जाएगा कि वो चेंज हुआ है। ठीक है। सेक्शन 15 बात करता है नेम ऑफ द एलएलपी के बारे में। सर जो भी एलएलपी बनेगी ना, उसको नाम के लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, उसको नाम के लास्ट में या तो पूरा लिखो एलएलपी, मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर आप एक काम करो एब्रीविएशन लिख लो, क्या, एलएलपी, एक्रोनिम लिख लो एलएलपी। ठीक है, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। जब एलएलपी अपने आप को रजिस्टर कराएगी तो एलएलपी का ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे एलएलपी से मैच करता हो, किसी दूसरी कंपनी से मैच करता हो, या किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच करता हो, या फिर वो नाम अनडिजायरेबल हो, या किसी के साथ आइडेंटिकल हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको वो नाम ही क्या नहीं होगा, अलॉट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 16 पे। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है, जब आप आरओसी को एप्लीकेशन डालोगे, किसके लिए, नेम रिजर्वेशन के लिए, तो व्हेन यू विल अप्लाई, तो आप किस किस केस में नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। देखो, अगर न्यू एलएलपी बन रही है, ओए इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो, अगर न्यू एलएलपी बन रही है तो जो एलएलपी का प्रपोज्ड नेम है वो आप फाइल करोगे। पर अगर एग्जिस्टिंग एलएलपी और एग्जिस्टिंग एलएलपी क्या कर रही है, अपना नाम चेंज कर रही है, तो जो चेंज्ड नेम है वो आपको प्रपोज करना पड़ेगा आरओसी को कि हम ये नेम रिजर्व कराना चाहते हैं। जो भी केस है, आप आरओसी को फीस के साथ एप्लीकेशन लगाइए, आरओसी आपका नाम जो है वो रिजर्व करके देगा। कितने दिन के अंदर अंदर वो आपका नाम रिजर्व कर देगा। और रिजर्वेशन कितने समय के लिए वैलिड होगी, 3 मंथ्स के लिए। यानी जब आपका नाम रिजर्व हो जाएगा तो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। आपको बाकी सारे कंप्लायंसेस पूरे करके वो नेम अडॉप्ट कर लेना है 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 इज डिट्टो सेम सेक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट। एग्जैक्टली सेम सेक्शन जो 16 में था कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनी के नेम रेक्टिफिकेशन का, सेम टू सेम सेक्शन नंबर 17 यहां पे किसके लिए, एलएलपी के नेम रेक्टिफिकेशन का। सर ये क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ध्यान से सुनो, अगर एलएलपी अभी न्यूली इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो जो ये नई नई कंपनी, नई नई एलएलपी बनी, तो ये जिस नाम से इनकॉर्पोरेट हुई, या तो ये वाला नाम, या फिर एलएलपी एग्जिस्टिंग थी, उसने अपना नाम चेंज करा है, तो जो नाम उसने अब भी रखा है ये वाला नाम, वेदर ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन विद अ न्यू नेम, जो नाम आपका ये है, या तो ये नाम आपका किसी एलएलपी के साथ या किसी कंपनी के साथ आइडेंटिकल है, या फिर ये नाम आपका किसी के ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है। तो अगर ये नाम आपका किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ या एलएलपी के साथ मैच कर रहा है या ट्रेडमार्क के साथ मैच कर रहा है, तो इन दैट केस आपको सीजी ऑर्डर देगा कि 3 महीने के अंदर अंदर तुमको ये नाम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपको ये नाम को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सीजी आपको ऑर्डर पास करेगा फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। बोलो ठीक है, ठीक है सर। बट यहां पर चेंज क्या है और सेक्शन 16 में क्या फर्क था। जो कंपनीज एक्ट वाला सेक्शन 16 है उसमें क्या होता है, जब एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के साथ आइडेंटिकल होता है तो सीजी सीओ मोटो ऑर्डर दे देता है। ट्रेडमार्क वाले केस में ट्रेडमार्क का ऑनर सीजी को अप्लाई करता है तो सीजी ऑर्डर देता है। बट यहां पर क्या होगा, हर केस में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा नाम किसी कंपनी के साथ आइडेंटिकल है तो वो कंपनी एप्लीकेशन डालेगी सीजी को। अगर तुम्हारा नाम एलएलपी के साथ किसी के साथ आइडेंटिकल है तो वो एलएलपी सीजी को एप्लीकेशन डालेगा। पर कंपनी और एलएलपी जब सीजी को एप्लीकेशन डालेंगे, इनके एप्लीकेशन डालने का कोई टाइम नहीं है। बट अगर आपका नाम किसी के ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है तो वो जो ट्रेडमार्क का ऑनर है वो सीजी को जो एप्लीकेशन डालेगा वो 3 साल के अंदर अंदर डाल सकता है। उसके लिए टाइम पीरियड होगा कितने साल, 3 साल। वो 3 साल के अंदर अंदर क्या डालेगा, एप्लीकेशन डालेगा। और जब वो एप्लीकेशन डालेगा सीजी आपको ऑर्डर पास करेगा। यहां पर हर केस में एप्लीकेशन जाएगी, बस ये ध्यान रखना। एलएलपी और कंपनी के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, बट ट्रेडमार्क ऑनर के लिए टाइम पीरियड कितना है, 3 इयर्स। सर 3 इयर्स कहां से देखने हैं, जिस दिन ये कंपनी ने जिस दिन ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई, या फिर अगर एलएलपी ने नाम चेंज करा है तो जिस दिन इसका नाम चेंज हुआ, वहां से 3 इयर्स के अंदर अंदर वो बंदा एप्लीकेशन लगा देगा और सीजी आपको ऑर्डर देगा कि भैया आप क्या करो, 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करो। जैसे ही आप अपना नाम चेंज कर लोगे 15 डेज के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करोगे, आरओसी को। और आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में सारी चीजें चेंज करके 30 डेज के अंदर अंदर आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। क्लियर है। अगर मान लो तुमने सीजी की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया, सीजी ने तुम्हें ऑर्डर दिया नाम चेंज करो, यू बीइंग यू, तुमने क्या बोला, अबे चलना यार, तुमने बोला अबे जाना, नहीं कर रहे चेंज, हट।
तो अगर तुमने ऐसा बोला कि हाँ तुम्हारा तो एटीट्यूड ही ऐसा, तुमने क्या बोला, भाई हटाना, कौन चेंज करेगा। अगर तुमने चेंज नहीं करा तो पता है सीजी आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नया नाम दे देगा, कुछ भी चंपा चमेली एलएलपी तुम्हारा नाम रख देगा, फिर वही लेके घूमना, और उसके नाम में जो नया नाम सीजी तुमको अपनी मर्जी से देगा, प्यारा सा नाम, वो नाम से आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा और एलएलपी फिर उसको क्या करती फिरेगी, यूज करेगी। हाँ बाद में वॉलंटरली तुम चेंज करना चाहो वो एक अलग बात है, बट एलएलपी तुमको फिर वही वाला नाम फॉलो करना पड़ेगा जो सीजी तुमको दे देगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 22 पे। सर कौन पार्टनर बन सकता है, कौन पार्टनर बन सकता है। देखो तुमको अच्छा लगता है कोई तुमको ऐसा नाम दे दे चंपा चमेली एलएलपी, नहीं लगता ना, तो इससे बढ़िया कंप्लाई कर लेना, इससे बढ़िया कंप्लाई कर लेना। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अमन राज को तो पसंद ही आ गया नाम, बोल रहा है चंपा चमेली, कितना अच्छा नाम है ना। सुनो इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 22 पे। सर सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 ये बोलता है एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर। कौन बंदा पार्टनर बन सकता है, हु कैन बी अ पार्टनर। तो जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया था वो पार्टनर बन जाएंगे, डेफिनेटली वो तो पार्टनर बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद मैंने बोला बाद में एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी बंदा क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। ठीक है सर, पार्टनर का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। पहला, जो भी पार्टनर्स के आपस की ड्यूटीज होंगी, आपस के राइट्स होंगे, पार्टनर्स के एलएलपी के प्रति जो भी राइट्स होंगे, ये सारी चीजें कहां लिखी रहेंगी, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। कहां लिखी रहेंगी, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। अगर एग्रीमेंट में कोई भी चेंज किया जाता है यह आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, और यहां पर लिख लेना, यहां पर लिख लेना, ये एलएलपी एग्रीमेंट जो है इट इज ऑफ फॉर्म 3। एलएलपी एग्रीमेंट का फॉर्म क्या है, फॉर्म 3। और दूसरी चीज, हाँ हाँ जीनियस साहब बताते ही चल रहा हूं मैं तो, ठीक है। एलएलपी के एग्रीमेंट का फॉर्म क्या है, फॉर्म 3। और दूसरी चीज, जो भी सारे चेंजेस हैं, यानी जब आप एग्रीमेंट बनाओगे तब भी आपको आरओसी को फाइल करना है, जब आप एग्रीमेंट में चेंज करोगे तब भी आपको आरओसी को फाइल करना है। बट फाइल करना कितने दिन के अंदर है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ये क्वेश्चन में इन्होंने आंसर में पूछा हुआ है, तो इसलिए प्लीज ये वाली टाइमलाइन याद कर लेना। यहां पर तो नहीं है, बट यहां पर इन्होंने क्या लिखा सेक्शन में, तो ऐसे कि एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड मैनर, बट इन्होंने क्वेश्चन पेपर में पूछा था तो उसमें आंसर में दिया हुआ है, वहां से मैंने उठा के आपको ये बताया, फॉर्म 3 वगैरह याद कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। और अभी क्वेश्चन आएगा तो अभी वो क्वेश्चन डिस्कस भी करा दूंगा मैं, आगे सुनना। अगर मान लो एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले कोई एग्रीमेंट हो गया था, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स मतलब जिन लोगों ने वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया, उन्होंने एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले कोई चीज अग्री की थी, और अब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, बट वो जो अग्रीमेंट उन लोगों के बीच में हुआ था ना, वो अग्रीमेंट कहीं ना कहीं एलएलपी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी, एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होते ही वो सारे एग्रीमेंट जो पहले बनाए गए थे उनको रैटिफाई कराना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, रैटिफाई कराना पड़ेगा बाय ऑल द पार्टनर्स। बाय ऑल पार्टनर्स आपको क्या करना पड़ेगा, रैटिफाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, यस सर। तो अगर कोई एग्रीमेंट विच वॉज मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बट दैट इज इंपोजिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, सो व्हेनेवर द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड, उसको रैटिफाई कराना पड़ेगा। और ये रेक्टिफाई नहीं होता है, ये रैटिफाई होता है। रैटिफाई का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंटली अप्रूव कराना। सब्सिक्वेंट अप्रूवल लेना मतलब काम होने के बाद अप्रूवल लेना। ठीक है, काम होने के बाद अप्रूवल लेना, दैट इज कॉल्ड द रैटिफिकेशन। तो आपको सारे पार्टनर से क्या कराना पड़ेगा, रैटिफाई कराना पड़ेगा। क्लियर है। और अगर सर मान लो हमारा एलएलपी एग्रीमेंट है ही नहीं, तो अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट है ही नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है उसके हिसाब से आप अपनी एलएलपी को चलाओ। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट शेड्यूल। राइट, राइट सर। इसके बाद मार्क कर लो, सेक्शन नंबर 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सर क्या बंदा कोई पार्टनर छोड़ के, मतलब कोई पार्टनर एलएलपी छोड़ के जा सकता है? हाँ, अगर किसी पार्टनर को अब पार्टनर नहीं रहना इन द एलएलपी, तो वो एज पर द अग्रीमेंट में जो भी लिखा है उसके हिसाब से आप सीज हो सकते हो। मतलब अग्रीमेंट में लिखा है आप 2 महीने पहले नोटिस दोगे, बताओगे, तो फिर 2 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, तो आप सीज हो सकते हो। बट सर अगर मान लो कि एग्रीमेंट है ही नहीं, तो फिर आपको कम से कम 30 डेज का प्रायर नोटिस तो देना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो एलएलपी, तो आपको कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। इट इज क्लियर, यस सर। आगे सुनना, कौन से ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में मैंडेटरली
उस एलएलपी का पार्टनर जो है वो पार्टनर नहीं रहेगा। अगर सर मान लो वो बंदे की डेथ हो जाती है, अब बंदे की डेथ हो गई तो वो पार्टनर कैसे कंटिन्यू करेगा, और अगर उसने कंटिन्यू कर लिया तो बाकियों की हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी बंदे की डेथ हो गई है तो वो बंदा क्या नहीं कर सकता, एज अ पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस दिन आ गया तो बाकी लोग नहीं आएंगे। फिर डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, अगर एलएलपी डिसॉल्व हो जाती है, जब एलएलपी ही डिसॉल्व हो गई तो पार्टनर का आएगा ना, रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इफ ही इज डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड का हो गया और कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, या फिर उसने इंसॉल्वेंसी के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ऐसा बंदा क्या नहीं कर सकता, ऐसा बंदा अब पार्टनर नहीं रहेगा, ही विल सीज टू बी अ पार्टनर। इसका ये जो सबसेक्शन 3 है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर क्या सुनेंगे जरा, ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मैं बताता हूं, पहले पॉइंट समझो, ये पॉइंट क्या बोलता है। ये पॉइंट बोल रहा है अगर एक पार्टनर है और वो पार्टनरशिप छोड़ चुका है, मतलब एलएलपी छोड़ चुका है, ही सीज टू बी अ पार्टनर, स्टिल उसको पार्टनर माना जाएगा। इफ अ पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर स्टिल ही विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर, अगर आपने इन दोनों में से कोई एक काम नहीं किया, या तो जो पर्सन, देखो मेरी बात सुनो, सपोज हम 3 लोगों की एलएलपी थी। सर कौन से 3 लोगों की एलएलपी थी, मान लो एक 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 वंशिका है और एक कीर्ति है और एक एक भूषण है, ठीक है, और एक मैं हूं, चलो 4 लोगों की पार्टनरशिप थी, ठीक है, हम 4 लोगों की एलएलपी थी। अब मैंने बोला कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर नहीं हूं, अब एक काम करेंगे, भूषण, वंशिका और कीर्ति, ये तीनों लोग जो है ना ये चलाएंगे एलएलपी, मैं हट रहा हूं यहां से, मैं सीज हो रहा हूं, बट स्टिल मेरे को पार्टनर माना जाएगा। एक तो जो पार्टनर छोड़ के जाता है ना उसे बोलते हैं फॉर्मर पार्टनर, क्या बोलते हैं, फॉर्मर पार्टनर, अब आप पार्टनर नहीं हो, फॉर्मर पार्टनर, यू वर द पार्टनर, ठीक है, बट फॉर्मर पार्टनर को स्टिल करंट पार्टनर माना जाएगा अगर ये एलएलपी किसी के साथ ट्रांजैक्ट करती है, किसी पर्सन के साथ। जैसे मान लो ये एलएलपी ट्रांजैक्शन कर रही है विद अ पर्सन जिसका नेम है एक तो तुम्हारे इतने टफ टफ नाम की मेरे को समझ में भी नहीं आते आधे नाम, तो कितने मुश्किल मुश्किल नाम रखते हो तुम, सिंपल सिंपल नाम रखा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल खुशी, मान लो ये एलएलपी जो है ये खुशी के साथ क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है, ये एलएलपी खुशी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, और अगर ये एलएलपी खुशी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो अब खुशी को पता होना चाहिए कि करण पार्टनर नहीं है। अगर खुशी को पता है कि करण पार्टनर नहीं है तो फिर करण पार्टनर नहीं माना जाएगा, बट तुमने खुशी को भी नहीं बताया और ट्रांजैक्शन कर ली तो फिर उसके लिए वो करण पार्टनर माना जाएगा। या फिर एक काम करो, तुम जाकर ना किसको बता दो, तुम जाकर बता दो आरओसी को, या फिर तुम जाकर किसको बता दो, आरओसी को बता दो। अगर आरओसी को पता है तो देन इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तुमने आरओसी को बता दिया ना तो फिर काम खत्म। या तो आप आरओसी को बता दो कि अब करण पार्टनर नहीं है तो फिर वो करण पार्टनर नहीं माना जाएगा। पर अगर ना तो तुमने उस पर्सन को बताया जिसके साथ एलएलपी डील कर रही है, ना तुमने आरओसी को बताया, तो फिर वो पर्सन स्टिल क्या माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा। ठीक है सर, आगे सुनना। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप से हटता है, मतलब अगर जैसे मैं किसी एलएलपी से हटा तो क्या मैं वो सारी लाइबिलिटीज से भी हट गया जो मेरे पर तब थी जब मैं पार्टनर था, नहीं। यानी अगर कोई पार्टनर एलएलपी छोड़ के जाता है, जब तक वो एलएलपी का पार्टनर था उस समय तक जितनी भी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस क्रिएट हुई थी आप उनके लिए तो लायबल हो, जिस दिन से आप हटे उसके बाद की लाइबिलिटीज के लिए आप लायबल नहीं हो, बट टिल द टाइम यू वर द पार्टनर उस समय की लाइबिलिटीज के लिए आप क्या होगे, लायबल होगे। इट इज क्लियर? यस सर। आगे सुनना, जो फॉर्मर पार्टनर है उसको क्या मिलेगा, जो बंदा छोड़ के जा रहा है, जैसे मैं छोड़ के गया या सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो गई इसलिए वो हटा, तो मैं अगर छोड़ के गया तो मैं तो अभी जिंदा हूं ना, तो मैं तो खुद ही अपना राइट लेने आऊंगा। बट अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके जो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह होंगे वो उसका शेयर लेने आएंगे। तो आपको मिलेगा क्या क्या, जितना मेरा एक्चुअल कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, जो मेरी कैपिटल थी उस एलएलपी के अंदर, वो मुझे वापस मिलेगी। जितना मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का शेयर था वो मुझे वापस मिलेगा, बट उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस काटने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो 10 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, 10 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे और 1:1 की रेशियो थी, हम चारों की जो एलएलपी थी इक्वल रेशियो थी, तो मेरे को 2.5 लाख का शेयर मिलना था, बट 2 लाख का लॉस भी पड़ा है। तो 2 लाख के लॉस में से आप 50,000 जो मेरा शेयर का लॉस है वो कट करो, 2,50,000 का प्रॉफिट, 50,000 का लॉस, तो मुझे नेट जो 2 लाख रुपए है वो मिलेंगे। यानी आई विल गेट द प्रॉफिट्स बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉसेस। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड जो फॉर्मर पार्टनर है, एक बार जैसे मैं हट गया, मैं सीज हो गया,
या फिर किसी बंदे की डेथ हो गई तो वो तो गया ना, तो उसके जो लीगल हायर्स हैं, या मैं हो गया, अगर मैं छोड़ के गया तो मेरे वाले केस में मैं, डेथ वाले केस में उसके लीगल हायर्स, इन लोगों के पास कोई राइट नहीं होता कि एलएलपी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करें। इनका सिर्फ राइट क्या होता है, भैया आपको पैसे मिलेंगे, पैसे लो और निकल लो, पैसे लो और चुपचाप निकल लो। ये हरकतें आपको नहीं करनी है कि आप आगे मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस कर रहे हो, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। गॉट इट सर। इसके बाद सेक्शन नंबर 25 पे भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अगर किसी पार्टनर का नाम चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। अगर किसी पार्टनर का नाम चेंज हो जाता है या उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर, चेंज से 15 डेज के अंदर अंदर एलएलपी को बताना पड़ेगा। यानी पार्टनर बताएगा किसको, एलएलपी को। और इसी चेंज से 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी बताएगी किसको, आरओसी को। पार्टनर जब बताएगा उसके बाद 30 नहीं मिल रहे हैं, चेंज की डेट से ही 15 दिन के अंदर पार्टनर बताएगा एलएलपी को, चेंज की डेट से ही 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी बताएगी आरओसी को। यानी जितना पार्टनर लेट बताएगा उतने कम दिन मिलेंगे आरओसी को, उतने कम दिन मिलेंगे एलएलपी को आगे, किसको बताने के लिए, आरओसी को बताने के लिए। ठीक है सर, आगे सुनना। जब एक पार्टनर, कोई पार्टनर बनेगा, यानी जब एक पर्सन उस एलएलपी का पार्टनर बनेगा, या फिर अ पर्सन सीजेस टू बी अ पार्टनर, तब भी एलएलपी को नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, कि अब ये हमारा पार्टनर बन गया है या ये हमारा पार्टनर सीज हो चुका है। जैसे मैंने अभी ऊपर वाला केस बताया, ये जो पूरा आपने टॉपिक पढ़ा सेसेशन वाला, इस पूरे सेक्शन के लिए ध्यान रखना, जिस भी केस से आपका सेसेशन होता है तो फिर एलएलपी को, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। बोलो ठीक है सर। देन उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर सर जब ये आरओसी को फाइलिंग की जाएगी, जब आरओसी को नोटिस भेजा जाएगा, तो वो कौन से फॉर्म में होगा, हमको नहीं याद करना, ठीक है। बाय प्रिस्क्राइब्ड फीस, साथ में आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इट मस्ट बी साइंड बाय द डीपी एंड ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और अगर जो आप फाइलिंग कर रहे हो वो इनकमिंग पार्टनर से रिलेट करती है, मतलब कोई बंदा कंपनी का पार्टनर, कोई बंदा एलएलपी का पार्टनर बन रहा है और वो वाली फाइलिंग आप आरओसी को कर रहे हो, यानी एलएलपी आरओसी को क्या बता रही है, अ पर्सन बिकमिंग द पार्टनर ऑफ द एलएलपी, a person becoming the partner of the LLP. So if it relates to an incoming partner, then that thing shall contain the statement by such partner that he consent to become a partner. यानी फिर उसकी जो कंसेंट होगी वो भी आपको साथ में क्या करनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी, कि वो बंदा पार्टनर बनने के लिए रेडी है। और वो कंसेंट उसकी क्या होनी चाहिए, उसके द्वारा साइंड होनी चाहिए, उस पर्सन के द्वारा साइंड होनी चाहिए। पर अगर आपने इसका डिफॉल्ट करा तो पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज, और एलएलपी और एवरी डीपी के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी कितने रुपए, 10,000। ठीक है सर, ये दो पेनल्टी क्यों दे रखी है, डिफॉल्टिंग पार्टनर और ये एलएलपी और एवरी डीपी। अगर पार्टनर का नाम एड्रेस चेंज हुआ, उसने एलएलपी को नहीं बताया 15 डेज में, तो उसके ऊपर 10,000 की पेनल्टी। उसने तो बता दिया पर एलएलपी ने आगे आरओसी को नहीं बताया, तो एलएलपी और एवरी डीपी के ऊपर 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। समझे बात को? अले बोलो यस और नो। तुमको समझ में आया? क्या हमको बात समझ में आ रही है? यस सर, हमको बात समझ में आ रही है। आगे सुनना। अगर मान लो फॉर्मर पार्टनर को यह शक होता है कि मैंने तो एलएलपी को बता दिया, पर यार ये एलएलपी निकम्मी है, ये एलएलपी निकम्मी है, ये एलएलपी क्या नहीं करने वाली, आगे जाके आरओसी को कुछ नहीं बताने वाली, और अगर इसने आरओसी को नहीं बताया तो मैं सेसेशन के बाद भी पार्टनर माना जाऊंगा, तो पंगा तो मेरे पे ही है। हाँ, पंगा तो मेरे पे ही है। बोलो हाँ है ना? तो इस केस में पता है क्या होगा, अगर इस पर्सन के पास सफिशिएंट रीजन है, यानी कि इसके पास प्रॉपर रीजन टू बिलीव है कि एलएलपी नहीं बताएगी आगे जाके आरओसी को, तो ये बंदा क्या कर सकता है, ये बंदा आरओसी को खुद जाकर इन्फॉर्म कर सकता है कि आरओसी अब मैं एलएलपी का क्या नहीं हूं, पार्टनर नहीं हूं। आरओसी क्या करेगा फिर, उसके बाद एलएलपी से कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई ये बंदा बोल रहा है अब तुम्हारी एलएलपी का पार्टनर नहीं है, कंफर्मेशन दो। अगर एलएलपी कंफर्मेशन दे देती कि हाँ सर ठीक है अब ये पार्टनर नहीं है, तो आरओसी रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है, और वो बंदा सीज हो गया पार्टनर की तरह। पर अगर मान लो कि कोई भी कंफर्मेशन 15 दिन के अंदर अंदर नहीं दी गई, अगर कोई भी कंफर्मेशन 15 दिन के अंदर अंदर नहीं दी गई, तो देन इन दैट केस आरओसी क्या कर लेगा, आरओसी उसका सेसेशन अपने पास रजिस्टर कर लेगा। यानी अगर कंफर्मेशन 15 डेज के अंदर नहीं आती तो बाय डिफॉल्ट आरओसी मान लेगा कि ये बंदा अब एलएलपी का पार्टनर नहीं है। बोलो ठीक है? ठीक है सर। क्लियर क्लियर क्लियर। क्या तुमको समझ में आ गई ये बात? जल्दी जल्दी से बोलेंगे, एकदम प्यारे प्यारे बच्चों की तरह, मेरे क्यूटी क्यूटी बच्चों की तरह, अच्छे अच्छे बच्चे है ना, जल्दी से बोलते हैं फटाफट। क्या हमको सारी बातें समझ में आ गई हैं? यस और नो? यस सर।
आगे चलेंगे, सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 26 बोलता है एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी। आप एजेंट हो किसके? एलएलपी के, पर आप बाकी पार्टनर्स के एजेंट नहीं हो। ठीक है, ठीक है सर। आगे सुनेंगे, क्या सर जो एलएलपी है, अगर मान लो कोई पार्टनर है, कोई पर्सन है, उसने कोई एक्ट करा पर उसने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके एक्ट करा, उसने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके एक्ट करा, जिसके साथ ट्रांजैक्शन करी वो पर्सन को पता था कि ये वाले पार्टनर को ये काम करने की अथॉरिटी नहीं है, या उस पर्सन को पता था ये पार्टनर ही नहीं है, फिर भी ये बंदे ने क्या करा? एक्ट करा। क्या एलएलपी उसके लिए बाउंड होगी? नहीं, एलएलपी उसके लिए क्या नहीं होगी? बिल्कुल भी बाउंड नहीं होगी। सो एलएलपी विल नॉट बी बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर डीलिंग इन विद द पर्सन। किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो और पार्टनर कुछ भी ऐसा एक्ट करता है जो अपनी बियॉन्ड अथॉरिटी एक्ट करता है, तो एलएलपी उसके लिए बाउंड नहीं होगी। एलएलपी जो होगी ना, वो पार्टनर के किए गए काम से लायबल सिर्फ तभी होगी अगर वो पार्टनर ने अथॉरिटी के अंदर रह के काम करा है और वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करा है, यानी उसने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर उससे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए एलएलपी लायबल है। पर ऐसे किसी एक्ट के लिए एलएलपी लायबल नहीं है जो उस पार्टनर ने बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके करा। देन उसके बाद जो ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी होगी, इट इज सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। वो पूरी की पूरी एलएलपी की ऑब्लिगेशन है, एलएलपी को फुलफिल करनी पड़ेगी। और जो एलएलपी की लायबिलिटीज होंगी वो एलएलपी की प्रॉपर्टी से क्या की जाएंगी? पे की जाएंगी। वो एलएलपी की प्रॉपर्टी से पे की जाएंगी। सेक्शन नंबर 28 क्या बोलता है? ये बोलता है अगर एक पार्टनर ने कुछ गलत एक्शन किया, कुछ भी गलत काम किया, क्या उसके गलत काम करने की वजह से मैं भी अगर उस एलएलपी का पार्टनर हूं तो क्या मैं लायबल हो जाऊंगा जस्ट बिकॉज आई एम द पार्टनर ऑफ दैट एलएलपी? नो, आप तब लायबल होगे जब आपने कुछ गलत करा। अगर आपने कुछ गलत नहीं करा तो आप लायबल नहीं हो। जस्ट बिकॉज यू आर द पार्टनर ऑफ दैट एलएलपी, ये तो वो वाला हिसाब हो गया ना कि एक गंदा तालाब है, उसमें 5 गंदी मछली है, मैं भी वहां पे हूं तो मैं भी गंदा हुआ। ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो अच्छा हूं तो मैं तो अच्छा हूं ना। तो मैंने बोला अगर मान लो कि एक एलएलपी है, उसके अंदर जितने पार्टनर्स हैं, अब 2 पार्टनर ने कुछ गलत करा, बोलते तुम भी गलत हो, तुमको भी उठा के लेके चलेंगे। क्यों? बिकॉज यू आर द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। चल बे, ऐसे थोड़ी होता है। तो अगर आपने कुछ गलत करा है, इफ इट इज योर रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, देन यू आर लायबल, अदरवाइज यू आर नॉट लायबल। और दूसरी बात ये क्या बोलता है कि एक पार्टनर जो होगा वो दूसरे पार्टनर के किए गए एक्ट से, रॉन्गफुल एक्ट से कभी भी अपने आप को बाइंड नहीं करेगा। मतलब उसके किए गए एक्ट से मैं बाइंड नहीं होऊंगा और मेरे किए गए एक्ट से वो कभी भी बाइंड नहीं होगा। क्या हमको बात समझ में आ गई? यस सर। इसके बाद आओ सेक्शन नंबर 29 पे। वाओ, मजेदार सेक्शन। हुआ क्या? सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं। सेक्शन नंबर 29 बोलता है मान लो ये जो हमारी एलएलपी थी, इस एलएलपी में कौन कौन पार्टनर था? मैं तो हट चुका था। कौन कौन पार्टनर था? एक तो भूषण पार्टनर था, एक कीर्ति पार्टनर थी और एक वंशिका पार्टनर थी। ये 3 लोग पार्टनर थे। जब ये 3 लोग पार्टनर थे, ये लोग गए बैंक के पास लोन लेने। बैंक ने बोला कि हम आपको लोन नहीं दे रहे। इन्होंने बोला शिट यार, हमको तो लोन चाहिए था। तो इन्होंने मेरे को बोला कि सर आपका वो कोई बैंक में कोई लिंक है क्या? मैंने बोला क्या हुआ? कह रहे हमको लोन चाहिए सर, हमको लोन नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज कुछ बात करो ना। तो मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम उसको जाके बोलो कि मैं तुम्हारी एलएलपी का पार्टनर हूं, मैं तुम्हारी एलएलपी का पार्टनर हूं, वो आपको क्या दे देगा? लोन दे देगा। और मैंने ऐसा इनको परमिट किया कि तुम जाके बोलो आई एम द पार्टनर। तो अगर मैंने ऐसा किया ना, मैं माना जाऊंगा आई एम द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई विल बी कंसिडर्ड एज द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी कि अगर मान लो वो बैंक वाला जो बंदा था, या फिर ऐसा केस ले लो, वो जो बैंक वाला बंदा था वो एक दिन सर्वे करने आया, तो क्योंकि मैं पहले से इस एलएलपी के अंदर पार्टनर था, तो मैं जब पहले से इस एलएलपी के अंदर पार्टनर था तो मेरा आना जाना तो था ही। तो एक दिन मैं आया हुआ था वैसे एलएलपी के अंदर। अब क्योंकि सब लोग जानते थे, स्टाफ भी मुझे जानता था, तो मैं उस दिन ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था एलएलपी में खड़े होकर। मैं वहां ऑफिस में खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। बैंक वाले को ये लगा भाई ये बंदा भी पार्टनर है इनका, तो उसने ये समझ के क्या दे दिया? लोन दे दिया। यानी मैंने अपने कंडक्ट से ऐसा शो करा दैट आई एम द पार्टनर ऑफ दिस एलएलपी। तो अगर आप अपने कंडक्ट से ऐसा शो करते हो, या फिर आप किसी को अलाउ कर देते हो कि ठीक है आप जाके बोलिए, ठीक है आप जाके बोलिए कि मैं पार्टनर हूं, अगर आप ऐसा किसी को अलाउ कर देते हो, तो देन इन दैट केस वो बंदा क्या माना जाएगा? पार्टनर माना जाएगा। दैट पार्टनर इज कॉल्ड एज द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बट ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन अपने वर्ड स्पोकन से, कंडक्ट से खुद रिप्रेजेंट करता है या परमिट करता है टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, तो वो बंदा पार्टनर माना जाएगा। बट वो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लायबल होगा जितना उस एलएलपी को क्रेडिट मिला है उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से। ये सब कंडक्ट वंडक्ट करने की वजह से अगर एलएलपी को 5 लाख का लोन मिला तो मैं उस 5 लाख के लिए लायबल हूं, मैं सारी चीजों के लिए लायबल नहीं हूं। बोलो ठीक है? ठीक है सर।
और ध्यान रखना, ये जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंटिंग पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर, चाहे इसको पता था या नहीं पता था कि इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे एलएलपी को क्रेडिट मिलने वाला है। भले ही इसको नहीं पता था, भले ही इसको नहीं पता था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये तीन लोग मेरे पास आए, भूषण, वंशिका और कीर्ति, और इन्होंने बोला सर वो बैंक है ना, उसको बोल दो ना कि आप हमारे पार्टनर हो। मैंने बोला क्यों? कह रहे बोल दो ना सर, प्लीज ना, प्लीज ना सर, बोल दो ना। मैंने बोला इससे हो क्या जाएगा? कह रहे बोल दो ना सर। मैंने बोल दिया कि भाई ये मैं इनका पार्टनर हूं, और उसके बाद इन्होंने क्रेडिट ले लिया उससे। तो मेरे को चाहे पता था चाहे नहीं पता था, मैं पार्टनर माना जाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। आगे सुनना, इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इस सेक्शन का सेकंड पार्ट ये बोलता है, अगर सर मान लो पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पर एलएलपी जो है वो एलएलपी उसी सेम नाम के अंदर कंटिन्यू होती रहती है जिसमें पुराने वाले पार्टनर का भी नाम है, जिसमें पुराने वाले पार्टनर का भी नाम है, उसी नाम से एलएलपी क्या होती रहती है? कंटिन्यू होती रहती है। या फिर एलएलपी उसी बंदे के नाम पे थी जिसकी डेथ हो गई, और एलएलपी को हम उसी नाम में कंटिन्यू करते रहते हैं, तो क्या उसके लीगल हायर्स को भी लायबल किया जाएगा? आंसर इज नो। उसके लीगल हायर्स को लायबल नहीं किया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आप उसके लीगल हायर्स हो। ये थोड़ी कोई सेंस है। वो बंदे की डेथ हो गई, आप उसका सेम नाम कंटिन्यू कर रहे हो। जैसे मान लो एक एलएलपी थी XYZ एलएलपी, अब उसमें से मान लो वाई की डेथ हो गई, वाई की डेथ हो गई, हम अभी भी एलएलपी चला रहे हैं XYZ के नाम से ही, तो क्या इस केस में वाई के जो लीगल हायर्स हैं या उनकी जो एस्टेट है, उनकी प्रॉपर्टी है, क्या उसको लायबल किया जा सकता है? आंसर इज नो, उसको लायबल नहीं किया जा सकता। बोलो ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? जल्दी बोलेंगे डन 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 डन। चलो आगे। यस सर, आगे सुनना जरा, आगे सुनना। सेक्शन नंबर 30 बात करता है अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अभी बढ़िया होगा एकदम। समर्थ, समर्थ नाम था, क्या नाम था? समर्थ, यस, अभी बढ़िया होगा। डन 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 डन। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ध्यान से सुनना जरा। अगर मान लो एलएलपी ने या उसके किसी पार्टनर ने क्रेडिटर के साथ या किसी और पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन की विद अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, मतलब बेसिकली अगर तुमने फ्रॉड करना चाहा, तो फिर इन दैट केस एलएलपी और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। एलएलपी और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बोलो यस और नो फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट और अदर लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे सुनना। अगर मान लो कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो पार्टनर ने करी है, बट वो पार्टनर ने करी है विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी, मतलब एलएलपी को पता ही नहीं था, एलएलपी ने उस चीज की अथॉरिटी आपको नहीं दी थी, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो फिर उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होगी। उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होगी। ठीक है? ठीक है सर। Every person who was knowingly a party to fraud is punishable with imprisonment up to 5 years। जेल हो जाएगी कितने साल तक की? 5 साल तक की। एंड फाइन आपके ऊपर लगेगा मिनिमम 50,000 रुपए का एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपए का, इतना फाइन आपके ऊपर लग जाएगा। और अगर सर मान लो आप एलएलपी के अफेयर्स ही फ्रॉडुलेंट तरीके से चला रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, पता चले सप्लायर से ऑर्डर अपने कस्टमर से ऑर्डर ले लेते हो, एलएलपी क्या करती है, ऑर्डर ले लेती है और फिर फुर्र उसके बाद उड़ जाती है, माल बना के बेच नहीं रहे हैं, कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। या मान लो वो एलएलपी जो बिजनेस कर रही है, वो बिजनेस में जो वो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो फ्रॉड है, पता चले कुकर बना के बेच रहे हैं, ऐसा बनाते हैं कि गैस पे चढ़ाती फट जाता है। कुछ भी तुम ऐसी फ्रॉडुलेंट मैनर में अपनी एक्टिविटीज चला रहे हो, अपने अफेयर्स फ्रॉडुलेंट तरीके से चला रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, लोन लेके गायब हो जाते हो, लक्ष्मी चिटफंड के बाद दोबारा दूसरा नाम तुम्हारा ही आता है। अगर ऐसी सब हरकतें तुम करते हो, एलएलपी, उसके पार्टनर, डीपी, एम्प्लॉय, अगर ये फ्रॉडुलेंट मैनर में अफेयर्स को कंडक्ट कर रहे हैं, तो दीज पीपल विल बी लायबल टू पे द कॉम्पेंसेशन टू द पर्सन हु हैव सफर्ड लॉस। आपकी इन हरकतों की वजह से जिनका लॉस हुआ है, आपको उन्हें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। बट सर एलएलपी लायबल नहीं होगी अगर पार्टनर, डीपी या एम्प्लॉय एक्ट कर रहे हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द एलएलपी। एलएलपी को पता ही नहीं था, एलएलपी ने उनको वो काम करने की अथॉरिटी नहीं दी, बिना एलएलपी की नॉलेज के वो पार्टनर, डीपी या एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होगी फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन। गॉट इट? गॉट इट सर। उसके बाद आगे सुनेंगे। भाई मैं अगर क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ डाल दूंगा तो मैं क्या करूंगा? क्या तुम बातें करते हो? सॉरी यार। हाँ यस, तब हो जाएगा, तब हो जाएगा। ठीक है सुब्रत, आगे सुनेंगे। यहां तक क्लियर है? गौचा, गौचा सर।
अब इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 बात करता है विसल ब्लोइंग के बारे में। ये क्या होता है पता है? ये मैं बताता हूं। ये कांड हुआ, एक एलएलपी पकड़ लो, वही वाली, कौन सी वाली? इसमें कीर्ति थी और इसमें भूषण था और इसमें कौन था? वंशिका थी। हुआ पता है क्या? इन तीनों ने मिलकर ना कुछ तो गेम खेली, तीनों ने मिलकर कुछ तो गेम खेली, कुछ तो कांड किया इन तीनों ने मिलके। जब इन तीनों ने मिलकर कुछ कांड किया उसके बाद पकड़ में आ गया कांड। अब ये हुआ कि भाई अब पकड़े जाएंगे तो इनको पता है इनकी पिटाई होने वाली तीनों की। तो अब इन तीनों की पिटाई होने वाली थी। भूषण थोड़ा सा ना समझदार था। भूषण ने बोला सर आपका मतलब क्या है? कीर्ति और वंशिका समझदार नहीं है, वो थोड़ी ज्यादा समझदार है। उन्होंने ट्राई किया छुपाने का, बट भूषण ने पता क्या बोला? भूषण ने बोला कि मैं ना सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं। भूषण ने क्या बोला? मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं, मैं सब कुछ बता देता हूं। एक तरफ से कीर्ति ने देखा, एक तरफ से वंशिका ने देखा, पर भूषण ने क्या बोला? मेरे को पिटाई नहीं खा रही, तुम दोनों पिटो, मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं। तो क्या अगर कोई ऐसा बंदा कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है? यस। अगर मान लो कोई ऑफेंस हुआ, कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ और एक बंदा निकल कर आया और उसने बोला मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं, तो क्या उसकी पेनल्टी को रिड्यूस किया जा सकता है? यस। क्या उसकी पेनल्टी को रिड्यूस किया जा सकता है? यस। क्या उसकी पेनल्टी को वेव ऑफ किया जा सकता है? यस। वेव ऑफ का मतलब होता है कि पूरी की पूरी पेनल्टी छोड़ देना, मतलब कि पूरी की पूरी पेनल्टी वेव ऑफ कर देना। ठीक है, हम आपको फ्री करते हैं। तो भूषण कितना क्यूट इंसान है। भूषण ने बोला कि भाई मैं बता देता हूं। तो फिर एक काम करेंगे, भूषण को छोड़ देंगे। भूषण की पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है, भूषण की पेनल्टी जो है वो रिड्यूस की जा सकती है। बट कीर्ति ने बोला कोई बात नहीं, तू कल मिल बेटा ऑफिस में। यानी आपने अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन से उस एलएलपी का, एलएलपी के पार्टनर का या एलएलपी के किसी एम्प्लॉय का कन्विक्शन हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि उन्होंने कुछ गलत करा है, तो देन इन दैट केस आप वो इंफॉर्मेशन दो, आपकी पेनल्टी क्या कर दी जाएगी? रिड्यूस या वेव ऑफ कर दी जाएगी। ठीक है सर। बट अब अगले दिन भूषण ऑफिस में जाने से डर रहा था, क्योंकि इधर एक तरफ कीर्ति खड़ी थी, एक तरफ वंशिका खड़ी थी। बोल रहे थे कूट देंगे इसको पकड़ के, इसने हमारा बेड़ा गर्क करा दिया। तो क्या इस बंदे को अगले दिन जाके कूटा जा सकता है? नहीं। भूषण जो है उसको लॉ ने बचा लिया। और लॉ ने क्या बोला? इस बंदे को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते, डिमोट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते। पता चले कीर्ति ने रात को इसको फोन कर दिया था कि मैं तेरी सुपारी दे रही हूं, अब तू देख, घर से बाहर निकल, तेरे को उठवा लेंगे। ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पता चले अगले दिन भूषण का हैरेसमेंट हो रहा है ऑफिस के अंदर, ये सब कुछ नहीं हो सकता। ना तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो, ना डिमोट कर सकते हो, ना सस्पेंड कर सकते हो, ना थ्रेटन कर सकते हो, ना हैरास कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ही प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन। तो भूषण को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भूषण? ठीक है सर। इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 32 पे। सेक्शन नंबर 32 बोलता है, अब बात करेगा सारी अकाउंट्स की कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। अब बात करेगा फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। सर कौन बंदा कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? अगर कोई बंदा पैसे कंट्रीब्यूट करना चाहता है कैपिटल में, तो वो पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मूवेबल, इमूवेबल। ठीक है, मूवेबल, इमूवेबल, उसके बाद टैंजिबल, इनटैंजिबल। आप जो भी प्रॉपर्टी, कीर्ति ने क्या मैसेज कर दिया है? कीर्ति ने मैसेज किया है डिमोट करने का मतलब होता है, जैसे प्रमोट करने का मतलब होता है ना, आपका इजाफा हो जाना, ऐसे प्रमोशन कर देना। डिमोशन मतलब नीचे कर देना, ऐसे। ठीक है, बोलते मर्डर कर देंगे उसका। कितने गंदे हो तुम। चलो आगे सुनेंगे। सर उसको क्या क्या, कौन बंदा कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकता है? वो पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट दे सकता है कि मैं आपको फ्यूचर डेट में इतनी तारीख को इतने पैसे क्या करूंगा? पे करूंगा। या फिर सर्विस परफॉर्म कर सकता है, मतलब वो एलएलपी को बोल सकता है कि मैं आपके लिए ना कुछ सर्विसेज दूंगा, और जो ये मेरी सर्विसेज होंगी इसी को आप, इसी की जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को आप कैपिटलाइज कर लेना। यही मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उसको प्रॉपरली अकाउंट्स के अंदर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बोलो ठीक है? ठीक है सर। आगे चलेंगे। सर एक बात बताओ, सेक्शन नंबर 33 मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है इसका, ये वाला सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन नंबर 33 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 33 बात करता है ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। सर व्हाट इज दिस? जब भी कोई बंदा कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर कंट्रीब्यूशन देगा, तो वो कैसे देगा? एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा तुमको कब कंट्रीब्यूशन लेके आना है, क्या तुम कंट्रीब्यूट करने वाले हो, वो सारी चीजें आपकी एग्रीमेंट के अंदर लिखी होगी। दूसरी चीज ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये तीनों चंट लोग, आज तो इन तीनों की बैंड बच गई है। ठीक है, ये तीनों चंट लोग जिनका नाम क्या है?
एक का नाम है भूषण, एक का नाम है वंशिका और एक का नाम है कीर्ति। ठीक है, ये जो 3 चंट लोग हैं, इन्होंने क्या करा, ये एक बंदे के पास गए, और ये बंदा कौन था पता है, मैं। अब तुम मेरे पास आओ। ये आए मेरे पास और मेरे को बोलते सर 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 सुनो ना, हमको लोन दे दो। मैंने कहा क्यों दूं तुमको लोन में? बोलते 50 लाख का लोन दे दो। मैंने कहा उससे क्यों क्यों क्या करना है तुमको 50 लाख का लोन? कह रहे बिजनेस करना है। मैंने कहा तुम्हारे पास खुद के पास तो पैसे है नहीं, मैं तुमको लोन दे दूं, मेरे लोन का पैसा लेके भाग जाओगे? कह रहे सर क्या बात कर रहे हो आप, सुनो ना। भूषण ने बोला मैं 30 लाख कंट्रीब्यूट करने वाला हूं, वंशिका ने बोला मैं 50 लाख कंट्रीब्यूट करने वाली हूं, कीर्ति ने बोला मैं तो 80 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करने वाली हूं। मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा ये तीनों मिलकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगा रहे हैं, ये तीनों मिलकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगा रहे हैं और मुझसे 50 लाख मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इनको 50 लाख का लोन दिया जा सकता है। मैंने इनको 50 लाख का लोन दे दिया। अगले ही दिन तीनों मुकर गए। अगले ही दिन तीनों निकम्मे क्या बोलते, हमसे सॉरी सॉरी सर, हमसे ना 1 जीरो गलती से एक्स्ट्रा लग गई थी, हमसे तीनों से ना गलती से 1 जीरो एक्स्ट्रा लगी थी, हमने 2 चाय फालतू पी ली थी ना, हमको चाय चढ़ गई थी, तो इसलिए हमने क्या करा, गलती से 0 लगा दी। हम तो 3 लाख 5 लाख और 8 लाख लेके आने वाले हैं। मैंने बोला इधर आओ, अगर तुम्हारे इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे किसी बंदे ने तुम्हारे को क्रेडिट दिया या उसने तुम्हारे साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है, तो वो पर्सन तुमसे तुम्हारा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन एनफोर्स करा सकता है। वो बंदे तुमसे, वो पर्सन जो होगा ना, वो तुमसे तुम्हारा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन एनफोर्स करा सकता है। ये ड्रामा नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आ रहा। मैं लेके कैसे नहीं आओगे भाई, तुमको तुम्हारा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये वाले पॉइंट पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है। इस पर एमसीक्यू कैसा आया हुआ है मैं बताऊं, इस पर एमसीक्यू आया हुआ है, इस पर एमसीक्यू आया हुआ है, पता है कैसा, इस पर एक एमसीक्यू आया था कि एक बंदे ने ना बोला मैं 25 लाख रुपए की एक बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करूंगा और 5 लाख रुपए कैश दूंगा, ऐसा बोला था उसने। ठीक है, एज माई कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उस बंदे ने 25 लाख की बिल्डिंग तो दे दी, बट 5 लाख का जो कैश था ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करा, क्योंकि वो उसने करना था 6 महीने बाद। इन द मीन टाइम क्या हुआ, एलएलपी चली गई वाइंडिंग अप में, एलएलपी चली गई डिसोल्यूशन में। जब एलएलपी वाइंडिंग अप में गई, अब उसने बोला अब मैं 5 लाख का कंट्रीब्यूशन क्यों दूं, अब तो एलएलपी वाइंडिंग अप में चली गई। वो तो मैंने तब बोला था अगर एलएलपी चल रही होती तो क्या उससे उसका 5 लाख का कंट्रीब्यूशन एनफोर्स कराया जा सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सेक्शन नंबर 33 बोलता है आपसे आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या कराया जाएगा, एनफोर्स कराया जाएगा। बोलो ठीक है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। उसके आगे आओ सर, ये जो एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट हमको मेंटेन करने हैं, ये कैसे मेंटेन करने हैं? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बेसिस, कैश बेसिस पे मेंटेन कर सकते हो, अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन कर सकते हो, जैसे करना है वैसे करो, बट डबल एंट्री सिस्टम पे क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। कहां मेंटेन करने पड़ेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने पड़ेंगे। कितने साल के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे? 8 ईयर्स के लिए आपको ये मेंटेन करने पड़ेंगे। बोलो ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान रखना, हर एलएलपी को सास बनानी पड़ेगी। एलएलपी की सास? हमारी तो बन नहीं रही, एलएलपी की भी बनवाए? हाँ ठीक है, इधर सुनो, तुम्हारी बनेगी भी नहीं, जैसी हरकतें चल रही है ना पढ़ाई लिखाई में, बनेगी भी नहीं। पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके बाद सास पे ध्यान देना। फिलहाल एलएलपी की सास बनाओ, ठीक है। हमको क्या बनानी है, एलएलपी की सास बनानी है। सास बोले तो SAS, जिसका फॉर्म होता है फॉर्म 8, ये भी मैं बोलूंगा याद कर लेना। एक फॉर्म 8 ये होता है और एक फॉर्म 11 होता है एनुअल रिटर्न। एक फॉर्म 11 होता है एनुअल रिटर्न। तो एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, एलएलपी को ना एक स्टेटमेंट बनानी है ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, बेसिकली योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L वगैरह। कब बनाना है आपको, ये फाइल करना है विद इन 6 मंथ ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, वहां से 6 मंथ के अंदर अंदर ये साइन करवाओगे सारे डीपी से, और ये साइन करवा के आप क्या करोगे, आरओसी को फाइल कर दोगे। ये साइन करवा के आप किसको फाइल कर दोगे, आरओसी को फाइल कर दोगे। सर एलएलपी के अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा, बिल्कुल कराना पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा, जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है। सीजी अगर चाहे तो किसी को क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। शिवनाथ बोल रहा है जहां हम रहते हैं रिश्ता भी नहीं देगा कोई। हाँ सही बात है, हम चंबल में रहते हैं और चंबल की तो भाई साहब क्या ही बताए, इतनी अच्छी जगह पे रहते हैं कि असली नाम भी नहीं बता सकते, ठीक है। इधर सुनो, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने क्या करा, कॉन्ट्रावेंशन करा, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा तो देन इन दैट केस, अगर आपने सास बना के फाइन नहीं करी, तो जब तक फाइन नहीं करोगे 100 रुपीज पर डे का क्या लगेगा आपके ऊपर, फाइन लगेगा। मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी, 50,000 फॉर एवरी डीपी। और अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाए, सास नहीं प्रिपेयर करी, या फिर आपने ऑडिट नहीं करवाई, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी सर, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, और एवरी डीपी विल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है, ठीक है सर। गॉट इट सर।
इसके बाद 34A क्या बोलता है? 34A बोलता है सीजी अगर चाहे तो एनएफआरए से कंसल्ट करके एलएलपी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या कर सकता है? प्रिस्क्राइब कर सकता है। फालतू का सेक्शन था, जबरदस्ती के पॉइंट बढ़ा रखे हैं, ठीक है, आगे ध्यान दो। सेक्शन नंबर 35 बात करता है अबाउट द एनुअल रिटर्न। मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एनुअल रिटर्न हर एलएलपी को फाइल करनी पड़ेगी? यस, एनुअल रिटर्न हर एलएलपी को फाइल करनी पड़ेगी। किसको फाइल करनी पड़ेगी? आरओसी को। यू हैव टू फाइल इट विद द आरओसी क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 60 डेज के अंदर अंदर, यानी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आप आरओसी को क्या करोगे? एनुअल रिटर्न फाइल करोगे। सर अगर नहीं करी तो इसकी ये वाली पेनल्टी भी याद कर लेना, 100 रुपीज पर डे का आपके ऊपर डिफॉल्ट आएगा, और मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी, 50,000 फॉर एवरी डीपी। एक बात और सुन लेना ध्यान से, यहां पर लिखा है 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 डेज में आपको फाइल करना है। तो प्रॉपर नंबर ऑफ डेज गिनने पड़ेंगे आपको। यहां पर आप 2 महीने नहीं बोलोगे कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो 2 महीने देखेंगे। प्रॉपर नंबर ऑफ डेज काउंट करके आपको यहां पर गिनना पड़ेगा। बोलो ठीक है? ठीक है सर। अगर वो अग्री कर जाए सुब्रत तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। इसके बाद आएंगे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द रजिस्ट्रार। अगर आप चाहो तो जो आपने आरओसी को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करा, नेम ऑफ द पार्टनर और उसमें जो भी चेंजेस हुए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंट सॉल्वेंसी हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट कर सकते हो। कोई भी बंदा इंस्पेक्ट कर सकता है, आरओसी से जाके फीस पे करनी पड़ेगी, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 37। अगर मान लो आपने ये जो स्टेटमेंट वगैरह दी, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करी, अगर आपने इसमें क्या करा, कुछ स्टेटमेंट कुछ गलत लिख दी, कुछ फॉल्स फाइल किया, या फिर इसमें कुछ मटेरियल चीज लिखनी थी आपने वो ओमिट कर दी, अगर आपने ऐसा किया तो देन इन दैट केस वो पर्सन जिसने ये फॉल्स स्टेटमेंट दी है वो बंदा लायबल हो जाएगा फॉर इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years। फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। फाइन विल बी मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। कीर्ति बोल रही है 2 सितंबर से 60। अरे नलायक, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है ना, निकम्मी नलायक। फाइनेंशियल ईयर क्लोजर से 60 डेज देखने हैं। 2 सितंबर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। सॉरी बोलो, एकदम से सन्नाटा करा दिया। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। वहां से 60 डेज देखने हैं तुमको। अप्रैल के 30 डेज और मई के 30 डेज। 30th ऑफ द मे विल बी द लास्ट डेट। निक्के सिंह, आप जो बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं ऊपर दे चुका हूं, आपने सुना ही नहीं। ठीक है, अब आप उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन लिखे जा रहे हो बार बार। आगे सुनना, सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है? सुनो, अगर आरओसी चाहे, अगर एलएलपी, ये देखो, अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है आफ्टर 30 सितंबर तो नेक्स्ट ईयर के एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 60 डेज में। हां, क्योंकि उसका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे होगा, फिर वहां से 60 देखना है। ठीक है बाबू? ठीक है। सेक्शन नंबर 38, पावर ऑफ आरओसी टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। आरओसी के पास क्या पावर है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर आरओसी को लगता है कि उसको एलएलपी से, उसके पार्टनर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, कोई डिक्लेरेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो उनसे मांग सकता है। वो उनसे क्या कर सकता है? मांग सकता है। कोई इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस मांग सकता है, उसके आंसर मांग सकता है, सब रिटर्न डिटेल मांग सकता है एलएलपी से, उसके पार्टनर से, डीपी से, एम्प्लॉइज से। ठीक है, जिस पर्सन से मांगा गया आपको वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आपने प्रोवाइड ही नहीं किया, या फिर तुमने प्रोवाइड किया बट वो रिप्लाई जो है ना, रिप्लाई वो अनसेटिस्फैक्टरी है। अनसेटिस्फैक्टरी मतलब तुम जो रिप्लाई कर रहे हो सामने वाला उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जैसे तुम्हारे रिप्लाई से कोई सेटिस्फाई नहीं होता, वैसे ही सेम उस रिप्लाई से आरओसी भी क्या नहीं हो रहा? सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर आरओसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, तो वो बोलेगा आओ अब हवेली पे, आओ अब हवेली पे। वो आपको बोलेगा आ जाओ हवेली पे। वो आपको अपने सामने अपीयर होने के लिए समन भेजेगा, आपको उसके सामने अपीयर होना पड़ेगा। या फिर आरओसी जिसको ऑफिसर को डेजिग्नेट करेगा, आपको उसके सामने अपीयर होना पड़ेगा। और अगर तुम इतने ढीठ निकले कि तुमने रिप्लाई नहीं किए, यानी उसने जो ये चीजें तुमसे मांगी तुमने ये प्रोवाइड नहीं की, और उसने तुम्हें समन भेजा, तुम गए भी नहीं, बहुत ही बढ़िया बेटा, आपके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 25,000।
मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 25,000। बोलो ठीक है? ठीक है सर, तुमको समझ आ रहा है ना? हाँ सर। सेक्शन 39 अभी बाद में देखेंगे, कंपाउंडिंग का सेक्शन है, अभी थोड़ी बाद में देखते हैं। इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 42, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया, तो इसलिए सेक्शन 42 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सेक्शन 42 बोलता है, क्या आप अपना जो इंटरेस्ट है, क्या आप अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हो? यस सर। जैसे मैं किसी एलएलपी में पार्टनर हूं, मैंने बोला यार मेरे को इस एलएलपी से प्रॉफिट आता है, मैं इस पैसे का क्या ही करूंगा, मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं है, नश्वर संसार है, ठीक है, ऐसा नश्वर जीवन है, मेरे को पैसा वैसा नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, मैं अपना पैसा दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर देता हूं, मैं अपना राइट किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर देता हूं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे एक बच्चा दिखा, फॉर एग्जाम्पल अमन ने बोला कि सर एक काम करो, आपको पैसे नहीं चाहिए, मुझे दे दो। तो अमन राज को मैंने बोला कि मैं अपना जो राइट है वो सारा अमन राज के फेवर में ट्रांसफर कर देता हूं। क्या सर आप अपना पूरा इंटरेस्ट दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हो? यस, होली भी ट्रांसफर हो सकता है, पार्टली भी ट्रांसफर हो सकता है। पर एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर दोगे, उससे क्या मेरा पार्टनरशिप से डिसएसोसिएशन हो गया? क्या मैं अब एलएलपी का पार्टनर नहीं हूं? नो, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी एलएलपी का पार्टनर माना जाऊंगा। क्या उससे एलएलपी डिसॉल्व हो गई? नो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट कॉज द डिसएसोसिएशन ऑफ पार्टनर एंड इट डज नॉट कॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहली चीज। सेकंड, जिसके फेवर में इंटरेस्ट गया है, ना तो वो आकर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ना ही वो आकर क्या कर सकता है, ना ही वो आकर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। ये दोनों चीजें आपको क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। ये आपका सेक्शन नंबर 42 है। जल्दी से बोलेंगे अगर आपको बात समझ में आ गई है। भूषण बोल रहा है अमन को, अमन प्रूफ रख ले, कल को तेरे को ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल, मैं जब एलएलपी में पार्टनर बनूंगा अमन के फेवर में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? तू अपना ध्यान रख, तेरे को कहीं कीर्ति और वंशिका ना कूट दें, जो तुमने इंफॉर्मेशन दे दी है ना चुगली आंटी बन के, तो आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? आगे सुनना। डॉली बोल रही है कितनी देर में होगा ये चैप्टर खत्म, मुझे जाना है किसी से मिलने। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, उनको बोलो वेट करे, ठीक है? सुनो इधर। तो ट्रांसफर ऑफ राइट जो है, इट डज नॉट बाय इटसेल्फ एंटाइटल द ट्रांसफरी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। वो बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, डिस एसोसिएशन नहीं हो जाएगा आपका, कि आप फर्म से डिस एसोसिएट हो गए और एलएलपी डिसॉल्व हो गई या वाइंडिंग अप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोलो ठीक है? ठीक है सर। आगे सुनेंगे। अगर एलएलपी को कन्वर्ट करना है, किसमें? एलएलपी कन्वर्ट हो रही है नहीं, कोई और कन्वर्ट हो रहा है एलएलपी में। अगर प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होकर एलएलपी बन रही है तो शेड्यूल 2 फॉलो होगा। अगर फर्म एलएलपी बन रही है तो शेड्यूल 2 फॉलो होगा। अगर प्राइवेट कंपनी एलएलपी बन रही है तो शेड्यूल 3 फॉलो होगा। और अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी बन रही है तो शेड्यूल 4 फॉलो होगा। तो शेड्यूल 4 जो है वो फॉलो होगा, ठीक है? स्टार्टिंग में भी हमने ये शेड्यूल्स के बारे में बात की थी, कहीं उस समय हमने गलत तो नहीं बोल दिया था कि एलएलपी कन्वर्ट हो रही है कंपनी में? ऐसा तो नहीं था ना? अगर था तो ये सही है जो मैंने अभी बोला, ठीक है? फर्म जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो शेड्यूल 2 फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो आपको शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। और अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको शेड्यूल 4 फॉलो करना पड़ेगा। सर आपको ये सब शेड्यूल याद रखने की जरूरत है? मैं बोल रहा हूं कर लेना, क्योंकि इतने मुश्किल भी नहीं है याद करना। और अगर एमसीक्यू में आई से दिमाग घूम गया तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। इसके बाद जब आप कन्वर्जन करोगे तो मेरी बात सुनना। आरओसी जो है शैल सेटिस्फाई दैट फर्म या कंपनी, जो भी केस है, अगर आप फर्म से एलएलपी बन रहे हो या कंपनी से एलएलपी बन रहे हो, जो भी केस है, आपने अपने रिस्पेक्टिव शेड्यूल के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है, सारी चीजें एक्ट रूल्स कंप्लाई की हैं, तो ही वो आपको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा तो आपको एक क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा कि मुबारक हो, अब आप प्राइवेट कंपनी नहीं रहे, अब आप एक एलएलपी हो। या अब आप क्या नहीं रहे, फर्म नहीं रहे, अब आप एक एलएलपी हो। एलएलपी जो होगी आरओसी को या आरओएफ को, अगर देखो तुम पहले फर्म थे तो तुम आरओएफ को बताओगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को जाके बताओगे कि अब हम एलएलपी बन चुके हैं। अगर आप पहले प्राइवेट कंपनी थे या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थे तो आप जाके आरओसी को बताओगे कि हम क्या बन चुके हैं, हम एक एलएलपी बन चुके हैं। सर उसको क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि एलएलपी भी आरओसी देखता है और कंपनी भी आरओसी देखता है, बट बताना तो पड़ेगा ना। पहले तुम उस आरओसी के पास एज अ कंपनी रजिस्टर्ड थे, बट अब आप उस आरओसी के पास एज अ एलएलपी रजिस्टर होगे, तो आपको बताना पड़ेगा। और 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है एज एन एलएलपी, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीजें इंफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है? ठीक है सर।
राइट राइट, आगे सुनना। जैसे ही आपका ये कन्वर्जन रजिस्टर हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, जो पार्टनर्स थे फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स थे या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, अब वो एलएलपी के पार्टनर्स बन चुके हैं। अब उनको रिस्पेक्टिव शेड्यूल कंप्लाई करने पड़ेंगे, दे विल बी बाउंड बाय द रिस्पेक्टिव शेड्यूल। सेकंड थिंग, आपके ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी शेड्यूल लगता है वो एप्लीकेबल होगा। जो नाम एलएलपी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर लिख के आया है, ये एलएलपी उस नाम से जानी जाएगी। जो सारी प्रॉपर्टी टैंजिबल, इंटैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल पहले कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की थी, अब वो एलएलपी की बन जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, जो भी फर्म और कंपनी थी अब वो डिसॉल्व्ड मानी जाएगी और अब आज से क्या कंटिन्यू होगी, ये एलएलपी कंटिन्यू होगी। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर इसके बाद सर एक बात बताओ, क्या फॉरेन एलएलपी बन सकती है? यस, फॉरेन एलएलपी बन सकती है। आप एलएलपी रजिस्टर करो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जिसका इंडिया में क्या हो सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। ठीक है। और सीजी इसके लिए क्या बना सकता है, रूल बना सकता है। 60, 61 और 62 ये तीनों सेक्शन अभी लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि तीनों थोड़े अच्छे सेक्शन है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का। और शुक्र हो आईसीआई का कि जनवरी के पेपर में उन्होंने इससे क्वेश्चन पूछा, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग कि 60, 61, 62 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाले टॉपिक पे आईसीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं उन्होंने कोई डाला हुआ, केस सिनेरियो में एमसीक्यू डाले थे बट सब्जेक्टिव नहीं था, बट अभी उन्होंने सब्जेक्टिव भी पूछा। 63 क्या बोलता है, एलएलपी का वाइंडिंग अप कैसे होगा? या तो आप वॉलंटरली वाइंड अप हो सकते हो, या फिर आपको एनसीएलटी कंपलसरली क्या कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है। सर व्हाट आर द केसेस? मार्क करो, इंपॉर्टेंट, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन। जब कुछ समझ नहीं आता उठा के दे देते हैं। 5 नंबर में पूछ लेते हैं, बताओ कौन से केसेस हैं जिसमें एलएलपी ट्राइब्यूनल के थ्रू वाइंड अप हो जाएगी। ट्राइब्यूनल के थ्रू क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। अगर एलएलपी खुद डिसाइड करती है कि हमें ट्राइब्यूनल वाइंड अप कर दे, तो उस केस में वाइंड अप हो जाएगा। सेकंड, अगर मान लो पार्टनर्स 2 से कम हो जाते हैं और 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इफ द पार्टनर्स आर बिलो 2 एंड ऑलरेडी 6 मंथ्स हैज इलैप्स्ड, तो वो आपका एक ग्राउंड बन जाएगा कि आपको कंपलसरली वाइंड अप किया जा सकता है। थर्ड, अगर मान लो एलएलपी अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी काम करती है, मतलब इंडिया के रेप्यूट के अगेंस्ट, इंडिया की डिग्निटी के अगेंस्ट, इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। पता चले ये जो भूषण, कीर्ति और वंशिका वाली एलएलपी थी, ये लोग लोन लेते फिर रहे थे, बाद में पता चला अंदर बम बनाते थे बैठ के। एक दिन मैंने इनको पकड़ लिया, इसीलिए तो मैंने एलएलपी छोड़ी थी इनकी। एक दिन मैंने पकड़ लिया, ये तीनों मिलके क्या बनाते थे, बम बनाते थे, बम, ऐसे बम बम बनाते थे, और पता चला कि भाई ये तो देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इस एलएलपी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया जा सकता है। इफ द एलएलपी फेल्स टू फाइल द सास और एनुअल रिटर्न फॉर 5 कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, अगर लगातार 5 कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने ना तो स्टेटमेंट फाइल करी और ना ही आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी, तो आपको वाइंड अप किया जा सकता है। ठीक है। एंड इफ द ट्राइब्यूनल believes it is just an equitable ground, it is just equitable ground मतलब अगर ट्राइब्यूनल को कोई भी और रीजन जस्टिफाइड लगेगा, उस रीजन के बेस पे वो आपको क्या कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। आगे सुनना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर विद एलएलपी, ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पेपर में तो नहीं आया आई थिंक, बट ये अभी रीसेंट कहीं ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट ये रीसेंट के ही किसी एमसीक्यू में, एमसीक्यू नहीं, एमटीपी में या आरटीपी में तो था, बट ये क्वेश्चन बहुत जल्दी पेपर में आने वाला है। माइट बी कि आपके मई 26 के पेपर में ही आ जाए। ठीक है, नो वन नोज, क्या पता अभी वाले पेपर में ही आ जाए। तो ये पेपर में आ सकता है, ध्यान से सुनना जरा। क्या सर, ये पेपर में क्या आ सकता है, मैं बताता हूं, सुनो। अगर एक एलएलपी है, उस एलएलपी ने किसी रैंडम अननोन बंदे से, बाहर के बंदे से कोई लोन लिया, या उधार पे माल खरीदा, गुड्स खरीदे, उसको पैसे नहीं दिए, या लोन लिया, लोन वाले को डिफॉल्ट कर दिया, उसको लोन का पैसा वापस नहीं दिया, क्या वो एलएलपी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? यस और नो, मुझे बताओ। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज ये पॉइंट मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, डिस्कस करना है और ये पेपर में आ भी सकता है। क्या वो पर्सन जो है सामने वाला, क्या वो सामने वाला पर्सन एलएलपी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? बोलो यस और नो। डेफिनेटली ले सकता है सर, अगर डिफॉल्ट करेंगे तो एक्शन लेगा ही ना। पर अगर मान लो भूषण, वंशिका और जो कीर्ति की एलएलपी थी, उसमें मान लो भूषण ने लोन दिया किसको, कीर्ति को और वंशिका को, मतलब एलएलपी को लोन दिया बेसिकली, बाद में एलएलपी ने लोन का डिफॉल्ट कर दिया। या मान लो भूषण का कोई एक और बिजनेस भी चलता था, वो जो काम करता था वही रॉ मटेरियल बनाता था, वही रॉ मटेरियल इधर एलएलपी को चाहिए होता था, तो इसने वो माल सप्लाई कर दिया, बाद में एलएलपी पैसे नहीं दे रही। अब इसने बोला मैं तो एलएलपी के अगेंस्ट एक्शन लूंगा, तो कीर्ति और वंशिका ने बोला अब तू अपनी एलएलपी के अगेंस्ट एक्शन लेगा। ये थोड़ी कोई बात होती है, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आप तो इसी एलएलपी के पार्टनर हो। लॉ बोलता है चल बे, ऐसे थोड़ी होता है। एक पार्टनर के पास वो सारे राइट होते हैं अगर वो एलएलपी के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है एज अ नॉन पार्टनर हैव।
जो सारे राइट नॉन पार्टनर के पास होते हैं वही सारे राइट पार्टनर के पास भी होते हैं अगर एक पार्टनर ने एलएलपी के साथ क्या किया, ट्रांजैक्शन की है। बोलो ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद क्या सर कंपनीज एक्ट एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? होगा। अगर सीजी नोटिफिकेशन लाके बोल देता है कि ये सेक्शन कंपनीज एक्ट के एलएलपी पे लगेंगे तो वो लगेंगे, बट वो नोटिफिकेशन आपको पार्लियामेंट में रखनी पड़ेगी और अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 69 क्या बोलता है? वाह, चैप्टर खत्म होने वाला है। सेक्शन नंबर 69 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 69 बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर आरओसी को फाइल करनी थी, आपने नहीं फाइल की, वो टाइम बीत गया, तो जब टाइम खत्म हो गया क्या अब उसके बाद आपको फाइल नहीं करनी? करनी है, अभी भी आपको वो फाइल करनी पड़ेगी, बट एडिशनल टाइम जो आपको मिल रहा है आप उस बियॉन्ड टाइम भी जाके फाइल करो, बट आपको एडिशनल फाइन, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। एंड लास्ट सेक्शन नंबर 70 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 70 बोलता है कि सर अगर मान लो आपने कोई ऑफेंस करा और आपने वो ऑफेंस सेकेंड टाइम करा, सब्सिक्वेंट ऑफेंस करा, तो उसके लिए जो फाइन है, वो फाइन आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन हो जाएगा फॉर द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस। तो सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के लिए जिसके लिए फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, उसका फाइन का अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ, एक ये फालतू की चीज और दे रखी है, कंपनी में और एलएलपी में क्या डिफरेंस है? अगर आप पढ़ोगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एलएलपी का एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008, कंपनी का कंपनीज एक्ट। एलएलपी का एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ चलेगा, बट कंपनी का कंपनीज एक्ट के हिसाब से सब कुछ चलेगा। एलएलपी में मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम नो लिमिट। कंपनी में, प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिट। एलएलपी में जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया, उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर, बट यहां पे क्या बोलते हैं? मेंबर्स। एलएलपी में जो मैनेजिंग बॉडी होती है वो कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट यहां पे क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद एलएलपी में मिनिमम 2 डीपी होने चाहिए, और यहां पर डायरेक्टर मिनिमम क्या होने चाहिए? 2। प्राइवेट कंपनी है तो, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एलएलपी में आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? जितना आपने अग्री करा है। बट कंपनी में क्या होता है? जितने के आपने शेयर लिए तो जितना आपका अमाउंट अनपेड है टुवर्ड्स द शेयर, वो आपकी लायबिलिटी होती है। और एलएलपी के नाम के लास्ट में एलएलपी लिखा जाता है, कंपनी के नाम के लास्ट में पीवीटी, एलटीडी या एलटीडी लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, सर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस होगा? एलएलपी इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008, पार्टनरशिप इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या सर एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? यस, बट पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट होती है? नो। क्या एलएलपी का परपीचुअल सक्सेशन होता है? यस, बट पार्टनरशिप का परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। क्या एलएलपी कॉमन सील रख सकती है? अगर चाहे तो रख सकते हैं, पर पार्टनरशिप में कोई कॉमन सील का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? यस, बट पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सर जो एलएलपी है इसके लिए डीपी रिस्पॉन्सिबल होंगे? यस, डीपी रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर यहां पे सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पर आपकी जो एनुअल फाइलिंग होती है वो एनुअल रिटर्न और एसएएस आपको फाइल करना पड़ेगा, पर यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा, एलएलपी के अंदर माइनर को आप पार्टनर नहीं रख सकते, बट पार्टनरशिप फॉर्म में वो एज अ पार्टनर प्रॉफिट के लिए आ सकता है। मतलब पार्टनर तो क्या ही है वो, बस आप उसको प्रॉफिट के लिए ऐड कर सकते हो। ठीक है? यहां पर एलएलपी में पार्टनर अपने किए गए काम से एलएलपी को बाइंड कर सकता है, बट बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता, हमने पढ़ लिया। बट पार्टनरशिप एक्ट में म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि आप क्या कर सकते हो? आप अपने किए गए काम से बाकियों को बाइंड करोगे और बाकियों के किए गए काम से आप भी क्या हो जाओगे? बाइंड हो जाओगे। एवरी पार्टनर प्लेज द डुअल रोल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, ये पढ़ के आए होगे, वैसा पार्टनरशिप में होता है। क्या एलएलपी में फॉरेन पार्टनर अलाउड है? यस, बट पार्टनरशिप में नहीं है। एलएलपी के नाम के लास्ट में एलएलपी आता है, बट पार्टनरशिप के नाम के लास्ट में कुछ लिखना है या नहीं लिखना, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लॉ के अंदर नहीं दी हुई है। इज इट क्लियर? यस सर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं इसके बाद आ जाता हूं सेक्शन नंबर 60, 61 और 62 पे, पर उससे पहले मुझे बता दो यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? 15 मिनट और लगेंगे बस, उसके बाद आपका ये 60, 61, 62 और एक 39 कंपाउंडिंग बचा है, वो निपट जाएगा, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है? चलो इसके बाद आओ सेक्शन नंबर 60। ये क्या बोलता है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। पहले समझेंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब होता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि सर ये, अच्छा कई बच्चे ने ये भी गलत करते हैं कि वो सोचते हैं सेक्शन 60 अलग है
और सेक्शन नंबर 62 कुछ अलग ही सेक्शन है, ऐसा नहीं है। 62 इज इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेक्शन 60। तो पहले तुम 60 समझो कि ये क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 60 में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बंदा है जिसका नाम क्या है, एक बंदा है जिसका नाम है जिसका नाम हमने अभी तक नहीं लिया हो, ऐसा हम नाम पकड़ लेते हैं गोलू सिंह। गोलू 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 जो है, गोलू को पकड़ लेते हैं। मान लो ये जो गोलू है ये जो गोलू है, ये गोलू क्या गया, ये गोलू को ना लॉ पढ़ना था। ये गोलू को लॉ पढ़ना था तो ये किसी इंस्टीट्यूट में गया, इसने लॉ की क्लास ली। वहां पे इसने बोला कि सर मेरे को लॉ की क्लास लेनी है। इसने लॉ की क्लास के लिए एनरोल किया, इसने वहां पे 2000 रुपए फीस पे करी, ठीक है। और इसने बोला कि ठीक है मैं लेक्चर लेने आ जाऊंगा। अब इसने क्या करा, इसने क्लास अटेंड करी, एक क्लास अटेंड करी, दो क्लास अटेंड करी, पर इसको समझ में नहीं आ पा रहा। वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना, आपको ट्यूनिंग नहीं बैठ रही उनके साथ, आप नहीं मैच कर पा रहे, तो आपको लगा कि यार सर मेरे को मजा नहीं आ रहा। वो तो अच्छा पढ़ा रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, उधर मेरे को मजा नहीं आ रहा। तो देन इन दैट केस गोलू गया उस एकेडमी के पास रिसेप्शन पे कि प्लीज मेरे को रिफंड दे दो। तो उन्होंने बोला हम रिफंड तो नहीं करते, हम तो रिफंड ही नहीं करते। तो गोलू ने बोला यार ये तो पंगा हो गया, ये तो पंगा हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो वो एकेडमी ने बोला आप एक काम करो, हम आपको 2000 रिफंड तो नहीं करेंगे, बट आप एक काम करो, आपको जो और सब्जेक्ट्स लेने हैं ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के वट एवर इट केस में भी, आप एक काम करो, आप वो हमसे यहां से ले लो, आप वो हमसे यहां से ले लो। बोलो ठीक है। तो उन्होंने बोला हम रिफंड नहीं करेंगे, बट हम आपको क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे किसी और सब्जेक्ट के अंदर, हम आपको किसी और सब्जेक्ट के अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, वो एकेडमी ने गोलू के साथ क्या किया, वो एकेडमी ने गोलू के साथ क्या किया, वो एकेडमी ने गोलू के साथ किया कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। सर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता क्या, इट इज नथिंग बेटा जी, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ योर राइट्स, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ योर राइट्स, ठीक है। किसी भी टीचर का नाम ऐसे चैट में नहीं लिखते हैं, ठीक है, कभी भी मत लिखा करो, बिकॉज आई लाइक रिक्वेस्ट यू विद द फोल्डेड हैंड्स, एवरीवन इज गुड इन देयर बेस्ट वे, उनके हिसाब से तो वो ठीक है ना, सो वाई टू डू दैट, ठीक है। तो वो मत लिखना, बस कुछ भी लिखो, मतलब ऐसा कभी भी, ऐसा कभी यहां नहीं, कभी भी कहीं पर भी, मैं तुमको एक अच्छी चीज समझा रहा हूं, कभी भी कहीं पर भी मत लिखना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ राइट। रीअरेंजमेंट ऑफ राइट का मतलब क्या होता है कि आपने अपने जो मेंबर्स हैं, आपने अपने जो क्रेडिटर्स हैं, उनके साथ आपने अपने राइट्स को रीअरेंज करा है। क्या करा है, रीअरेंज करा है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, तो मैंने बोला जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, तो क्या ये जो कंपनी मर्ज हो रही है इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसके सारे शेयर होल्डर अब इस कंपनी में चले जाएंगे, इसकी सारी एसेट इनकी हो जाएंगी, इसकी सारी लायबिलिटी इनकी हो जाएंगी। क्या तुमको नहीं लगता ये वाली कंपनी जो है ये अपने मेंबर्स के साथ क्या कर रही है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। ये भी तो उनके राइट्स को रीअरेंज कर रही है कि अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं होगे, अब आप उनके शेयर होल्डर हो जाओगे। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ योर राइट्स। तो अगर मान लो ऐसे ही एलएलपी भी अपने राइट्स को रीअरेंज करना चाहती है, एलएलपी किसके साथ राइट्स रीअरेंज करना चाह रही है, अपने क्रेडिटर्स के, पार्टनर्स के, तो देन इन दैट केस एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, पहले मीटिंग बुलवानी पड़ेगी। वो मीटिंग बुलाने के लिए तुमको पहले एनसीएलटी को एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो एनसीएलटी को एप्लीकेशन कौन डालेगा, सर एनसीएलटी को एप्लीकेशन डालेगी एलएलपी, या फिर क्रेडिटर, या फिर पार्टनर, या फिर अगर एलएलपी वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर। ये लोग एनसीएलटी को एप्लीकेशन डालेंगे फॉर कॉलिंग द मीटिंग, मीटिंग बुलाने के लिए, और एनसीएलटी ऑर्डर देगा। तो जैसे एनसीएलटी बोलेगा वैसे ही मीटिंग को कॉल्ड, हेल्ड और कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, आगे ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मैटर रखा जाएगा और उसे अप्रूव कराया जाएगा। अब अप्रूवल कैसे आएगा, नंबर वाइज मेजॉरिटी होनी चाहिए और उनके पास 3/4 वैल्यू होनी चाहिए। नंबर वाइज मेजॉरिटी होनी चाहिए और उनके पास 3/4 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक एलएलपी अपने क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रही है, तो अगर मान लो उसके टोटल क्रेडिटर्स हैं 100 और उनके पास 50 करोड़ का क्रेडिट वैल्यू है, मतलब एलएलपी ने टोटल 50 करोड़ का क्रेडिट उठा रखा है, तो कम से कम 51 लोगों की हां आनी चाहिए और उनके पास 37.5 से ज्यादा का क्या होना चाहिए, क्रेडिट वैल्यू होना चाहिए। 3/4 वैल्यू, 50 का 3/4 करोगे 37.5 आएगा। तो वो नंबर वाइज मेजॉरिटी होनी चाहिए और उनके पास 37.5 करोड़ का क्या होना चाहिए, क्रेडिट वैल्यू होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यस सर वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर सकते हैं और फिर वो स्कीम जो होगी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी।
फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। फिर जब आप पास कर दोगे तो आप उसको भेजोगे एनसीएलटी के पास, फिर एनसीएलटी उसे सैंक्शन करेगा, तब वो स्कीम फाइनली पास होगी। जो ये ऑर्डर पास करेगा एनसीएलटी किसका, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, ये बाइंडिंग होगा एलएलपी पे, क्रेडिटर पे, पार्टनर पे, लिक्विडेटर पे और कॉन्ट्रीब्यूटरीज पे। आगे एक और बात सुनना, एलएलपी या जो भी पर्सन ने जिसने एप्लीकेशन लगाई है फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, वो एनसीएलटी को क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। क्या डिस्क्लोज करेगा, पहला, सारे मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एलएलपी इंक्लूडिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, और तीसरी चीज, अगर एलएलपी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है तो वो भी वो क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। ये सारी चीजें एनसीएलटी को डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। उसके बाद जब एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा तो वो आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। और जब तक मैं बोल रहा हूं, इस पर भी आईसीआई कभी ना कभी क्वेश्चन बनाएगा, मैं बता रहा हूं। इस पर क्या क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मान लो एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया वो आपने आरओसी को फाइल नहीं किया, जब तक वो आरओसी को फाइल नहीं होता तब तक वो ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आता। वो इफेक्ट ही तब लेगा व्हेन इट इज फाइल्ड टू द आरओसी। बोलो ठीक है, वो इफेक्ट ही तब लेगा व्हेन इट इज फाइल्ड टू द आरओसी। क्लियर है बेटा, यस सर। आगे सुनेंगे, ऑन डिफॉल्ट, अगर मान लो आपने डिफॉल्ट करा, फाइलिंग नहीं करी, तो अगेन 10,000 की पेनल्टी लगेगी और डेली 100 रुपए की पेनल्टी लगती रहेगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपए एलएलपी पे, 50,000 रुपीज फॉर एवरी डीपी। आगे एक और बात सुनना, जब ये मैटर एनसीएलटी के पास जा चुका है, यानी वंस the application for this compromise arrangement, the scheme of compromise arrangement is being sent to the NCLT के पास scheme of compromise arrangement आ चुकी है, तो अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद उस NCLT के पास जब अरेंजमेंट की स्कीम आ चुकी है, उसके बाद उस NCLT के पास स्कीम जाने के बाद LLP के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग अगर चल रही थी तो वो नहीं चलेगी, कंटिन्यू नहीं होगी, वहीं रुक जाएगी। अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली थी तो वो स्टार्ट नहीं होगी। If the scheme of compromise arrangement is being pending with the NCLT, till the time it is pending, till the time it is not disposed of by the NCLT, now against the LLP कोई भी न्यू प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, पुराने वाली कंटिन्यू नहीं होगी। इट इज क्लियर, क्लियर सर। आगे सुनेंगे, सेक्शन नंबर 61 बोलता है कि एनसीएलटी जो है वो पूरा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सुपरविजन करेगा। मतलब जब उसने स्कीम का ऑर्डर पास कर दिया तो ये नहीं कि उसने ऑर्डर पास करके दे दिया छुट्टी, अब वो उसका इंप्लीमेंटेशन भी सुपरवाइज करेगा। यानी ये देखेगा कि क्या कहीं इंप्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि देखो पता है क्या होता है, लिखने में बहुत कुछ चीजें अलग होती हैं, रियलिटी में बहुत अलग होता है। लिखने में तो हम कुछ भी लिख देते हैं, स्कीम अप्रूव हो जाती है, बट जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है ना तो बैंड बजती है। लिखने में तो हम भी लिख देते हैं, आज तेरा भाई AS21 निपटा देगा कंसोलिडेशन, शाम को मैं PGPP निपटा दूंगा, दोपहर को मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन निपटा दूंगा लॉ का, तेरा भाई आज 2 दिन के अंदर तीनों चैप्टर लपेट देगा बड़े वाले, 4 दिन बाद भाई लिपटा मिलता है, पेज 4 नहीं लिपटे होते। ठीक है, तो कागजों पे लिखना बहुत इजी है, बट उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो बाद में ना फिर मॉडिफिकेशन करनी होती है। फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमने उसके आगे लिखा होता है ना इसके लिए 4 दिन, उसको ऐसे कर करके बना रहे होते हैं कि ये 4 नहीं, ये तो 5 था, ये तो 5 था, ये 5 दिन में हो जाएगा। फिर उस 5 को बाद में 6 बना रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। तो लिखना जो होता है वो कुछ भी लिख दो ना, उससे नहीं होता, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पर अगर सर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा तो एनसीएलटी क्या कर सकता है, आपके लिए मॉडिफिकेशन का ऑर्डर पास कर सकता है, यानी कुछ चीजें मॉडिफाई कर देगा, कुछ चीजें मॉडिफाई कर देगा। पर अगर सर मान लो मॉडिफिकेशन करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया तो अगर मॉडिफिकेशन किए करने के बाद या बिना मॉडिफिकेशन किए एनसीएलटी को यह समझ में आ गया कि यह स्कीम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है, तो देन इन दैट केस फिर वो आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा। फिर वो आपका क्या कर देगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो पर्सनल हो जाते हो, पर्सनल होऊंगा तभी तो तुमको थोड़ी दिल पे लगेगी कुछ करोगे। ठीक है, सुनो। और लास्ट चीज क्या बोलता है, अब ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 62। तो मैंने यहां पे क्या बोला, अगर मान लो मॉडिफिकेशन करके या बिना मॉडिफिकेशन करे कैसे भी एनसीएलटी को लगा नहीं हो पा रहा, तो फिर वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा। सेक्शन नंबर 62 क्या बोलता है कि अगर तुमने जो सेक्शन नंबर 60 में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम डाली थी, अगर वो मर्जर अमेलगमेशन से डील करती है, हेलो ओए इधर सुनो, तुमने जो सेक्शन नंबर 60 में एनसीएलटी के पास कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन डाली थी, अगर वो मर्जर अमेलगमेशन नेचर की है, यानी वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में तुम क्या करने वाले हो, मर्जर अमेलगमेशन करने वाले हो, तो देन इन दैट केस एनसीएलटी या तो जिस ऑर्डर से उसने स्कीम को सैंक्शन किया था उसी ऑर्डर में या फिर एक सेपरेट ऑर्डर में वो 5 चीजों के बारे में ऑर्डर दे सकता है।
जिस ऑर्डर से उसने स्कीम सैंक्शन की थी, या तो उसी ऑर्डर में ये 5 चीजें लिख देगा, या फिर एक सेपरेट ऑर्डर से वो आपको एक ऑर्डर दे सकता है क्या, और बोलेगा कि जो ट्रांसफरर एलएलपी है, यानी जो मर्ज हो रही है, उस एलएलपी ट्रांसफरर एलएलपी की सारी एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दो ट्रांसफरी एलएलपी को। सेकंड, ट्रांसफरर एलएलपी के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, अब वो ट्रांसफरी एलएलपी के अगेंस्ट चलेंगी, या ट्रांसफरर एलएलपी ने किसी पे कोई केस ठोका हुआ था, तो अब वो ट्रांसफरी एलएलपी कंटिन्यू करेगी, मतलब वो आगे देखेगी। तीसरी चीज, जो ट्रांसफरर एलएलपी है, इसका बिना वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो करे सीधा का सीधा यहीं पे डिसोल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ, जिन लोगों ने इस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए, मर्जर अमेलगमेशन के लिए कंसेंट फेवर में नहीं दी थी, वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं, उनके लिए प्रोविजंस बनाओ, मतलब उनको पैसे दो, उनको फ्री करो, उनका जो भी करना है अरेंजमेंट करो। एंड फिफ्थ, कोई भी और अगर इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल मैटर हुआ, तो वो इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल मैटर के लिए भी वो क्या कर सकता है, अप्लाई ऑर्डर दे सकता है। तो एनसीएलटी ये 5 चीजों पे ऑर्डर दे सकता है। मेरे को लगता है शायद ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनसीएलटी जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर अमेलगमेशन होगा, तो एनसीएलटी ऑर्डर में क्या क्या लिख सकता है, ये 5 बातें। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि ये वो कौन से ऑर्डर में लिखेगा, सैंक्शनिंग ऑर्डर में भी लिख सकता है, सेपरेट ऑर्डर में भी लिख सकता है। ठीक है, ठीक है सर। फिर जो ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन है, ट्रांसफरर एलएलपी के अगेंस्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है एलएलपी की बुक्स को स्क्रूटनी करके एक रिपोर्ट बना के एनसीएलटी के सामने ना रख दे, और उसमें ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एलएलपी के अफेयर्स फ्रॉडलेंट तरीके से नहीं चल रहे थे, कुछ भी गलत नहीं चल रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, तब उसका डिसोल्यूशन ऑर्डर पास किया जाएगा। जैसे ही ये ऑर्डर आएगा, कौन सा, कि अब आप ट्रांसफरर एलएलपी की जो एसेट्स हैं वो सारी एसेट लायबिलिटी दे दो, किसको, ट्रांसफरी एलएलपी को। ये ऑर्डर के अंदर अगर एनसीएलटी ने ऐसा लिख दिया है कि किसी एसेट पे चार्ज क्रिएटेड था, अब वो चार्ज भी नहीं रहेगा, तो वो एसेट चार्ज से भी फ्री हो जाएगी, यानी वो एसेट पे चार्ज भी नहीं रहेगा। उसके बाद ये जो ऑर्डर है आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, और अगर आपने नहीं फाइल करा तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, एलएलपी के ऊपर, एवरी डीपी के ऊपर कितने रुपए, 10,000 रुपीज, मैक्सिमम 100 रुपीज पर डे, और 1 लाख रुपीज एलएलपी, 50,000 फॉर एवरी डीपी। दिस इज योर सेक्शन 60, 61 एंड 62 कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। इसके बाद में आ जाता हूं, एक और लास्ट सेक्शन बचा है बस, दैट इज सेक्शन नंबर 39, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। सर ये क्या बोलता है, मान लो अगर तुमने कोई कांड करा, कोई ऑफेंस करा, इफ यू हैव डन एनी ऑफेंस, एलएलपी ने कोई ऑफेंस करा, तो क्या वो ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, मतलब उसकी सेटलमेंट हो सकती है? यस, उसकी सेटलमेंट हो सकती है, बट कैसे हो सकती है? उसके लिए आपको सेटलमेंट करके कौन देगा, या तो आरडी, या आरडी से ऊपर लेवल का बंदा। आरडी से नीचे लेवल का बंदा कभी भी कंपाउंडिंग नहीं करेगा। क्या सर हम सीधा आरडी के पास कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन लगाने जाएंगे? नो, हम लोग एप्लीकेशन डालेंगे टू द सीजी, और मतलब बेसिकली आरओसी, और आरओसी आपकी एप्लीकेशन कंपाउंडिंग की फॉरवर्ड करेगा किसको, आरडी को, अपने कमेंट के साथ। अपने कमेंट्स के साथ वो अपनी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा आरडी को। पर ध्यान रखना, आपका सिर्फ वही वाला ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है जिसमें फाइन था। अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट थी, वो ऑफेंस कंपाउंड नहीं होगा, वो ऑफेंस क्या नहीं होगा, कंपाउंड नहीं होगा। सो ध्यान रखेंगे कि हमको सिर्फ वही वाला ऑफेंस कंपाउंड हो पाएगा जिसकी पनिशमेंट फाइन थी, इंप्रिजनमेंट वाला कंपाउंड नहीं होता। और एक बात, सर वो क्या करेगा, वो हमसे एक अमाउंट ले लेगा। कितना अमाउंट, जिस सेक्शन का हमने ऑफेंस करा है उस सेक्शन में जो फाइन लिखा हुआ है उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है उसके बीच में कोई भी एक अमाउंट लेके हमारा मैटर रिजॉल्व कर देगा, मैटर को सेटल आउट कर देगा, ऑफेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। अब अगर एक बार तुमने कोई ऑफेंस को कंपाउंड किया, सिमिलर ऑफेंस अगर तुमने 3 साल के अंदर अंदर दोबारा करा, तो वो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, फिर आपका कंपाउंडिंग नहीं होगा। भैया तुम सेम गलती दोबारा दोबारा कर रहे हो 3-3 साल के अंदर ही, अभी तो तुम्हारा ऑफेंस कंपाउंड हुआ था, फिर तुम यही गलती करके आ गए, तो ये कंपाउंड नहीं होगा। पर अगर आपने एक ऑफेंस को कंपाउंड कराया, 3 साल बीत गए, उसके बाद आपने सेम या सिमिलर ऑफेंस करा, तो ये कंपाउंडिंग हो जाएगी। इसको फर्स्ट ऑफेंस माना जाएगा, ना कि सेकंड ऑफेंस माना जाएगा। तुमने पहली बारी गलती की है तो ये कंपाउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ये मैंने आपको बता दिया। कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आप आरओसी को भेजोगे, आरओसी उसको फॉरवर्ड करेगा आरडी के पास अपने कमेंट्स के साथ। जब आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी तो फिर आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी आरओसी को, कितने दिन के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर, कि हमारा ये ऑफेंस क्या हो चुका है, कंपाउंड हो चुका है। अच्छा, कंपाउंडिंग कब हो रही है? हो सकता है एलएलपी के अगेंस्ट ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है या अभी स्टार्ट होने वाला है। अगर कंपाउंडिंग हो गई और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका था, तो जो प्रोसिक्यूशन यानी जो कोर्ट का ट्रायल स्टार्ट हुआ था वो रुक जाएगा।
बट अगर अभी सर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग हो चुकी है, क्योंकि कंपाउंडिंग हो चुकी है। आगे सुनना, जब आरडी ये कंपाउंडिंग कर रहा है तो वो पार्टनर से, डीपी से, एम्प्लॉय से कुछ भी रजिस्टर, डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है, आपको वो फर्निश करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये फर्निश वगैरह नहीं किया, तो जिस ऑफेंस का आपने सेक्शन का आपने ऑफेंस कर रखा है, जिस सेक्शन का आपने ऑफेंस कर रखा है, उसमें जो फाइन दी हुई है, उसमें जो पेनल्टी दी हुई है, उसकी ट्वाइस पेनल्टी आपके ऊपर क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस इज योर सेक्शन नंबर 39 एंड दैट इज आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। दिस इज सेक्शन नंबर 39 दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब मैं आपको कुछ थोड़े से क्वेश्चन दिखा देता हूं, बस जो इजी क्वेश्चन है वो तुम संभाल लोगे। मेरे को कुछ 2-4 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट वाले डिस्कस करने हैं, तो एक बार जरा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले डिस्कस कर लूं तो तुमको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इज इट क्लियर? चैप्टर समझ में आया तो जल्दी से चैट पे बता दो फटाफट से। लो जी, कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है? सुनना जरा, ये क्वेश्चन देखो, सितंबर 25 का ये क्वेश्चन था। हरीश, प्रियम एंड प्रियेश आर 3 एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिंग शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फिल्म और एड मूवीज वगैरह बनाते थे। इन्होंने बोला कि हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, काम करते हैं, एलएलपी बनाते हैं। 10 अप्रैल को इन्होंने ई फॉर्म रन एलएलपी फाइल करा अपने नाम को रिजर्व कराने के लिए, विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। द फॉर्म फिलिप हैज ऑल्सो बीन फाइल्ड, यानी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी फाइल हो गया। वेरी गुड सर। उसके आगे सुनना जरा। मीनवाइल इवन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एलएलपी ने फाइनलाइज नहीं करा है एलएलपी एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, और इन्होंने अग्री किया था कि हम 1.15 करोड़ एलएलपी को कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड तीसरे बंदे ने बोला था कि मैं अपनी फ्यूचर सर्विसेज दूंगा, वही तुम मेरा एग्रीमेंट मान लेना, मतलब वही मेरा कैपिटल मान लेना, सॉरी वही मेरा क्या मान लेना, कैपिटल मान लेना। बट बाकी दोनों पार्टनर ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको तो कैपिटल पैसे के रूप में ही लेके आनी पड़ेगी। बोलो ठीक है, ठीक है सर। एलएलपी ने क्या बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है चलो। उसके बाद फिर 20 मई को जाकर फाइनली इनका एग्रीमेंट बन गया। उसके बाद ये लोग चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बना ले, अपने साथ पार्टनर बना ले। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना? अब आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला, क्या रजिस्ट्रार एलएलपी एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेगा? इट इज सबमिटेड आफ्टर 20 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इन कंप्लायंस ऑफ लॉ। हाँ, 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज के अंदर आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना होता है। आपने तो कितने दिन के अंदर फाइल करा? 20 डेज के अंदर, सो इट इज एक्सेप्टेबल। 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है? फाइल करना होता है। तो एलएलपी इस हिसाब से आरओसी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या जो वो बंदा अपनी सर्विसेज को कैपिटल बनाना चाहता था, तो क्या वो सही था? यस, इट इज एब्सोल्युटली सही, सॉरी इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो हाँ या ना? यस सर, वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। यानी कि आप कंट्रीब्यूशन अपनी सर्विसेज के फॉर्म में दे सकते हो। इट इज ओके, यस सर। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप पार्टनर बना सकते हो? नो, बिकॉज इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है सर। जो सिंपल क्वेश्चन है दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक पार्टनर था, उस पार्टनर में एक पार्टनर था, एक एलएलपी थी, उस एलएलपी में एक पार्टनर था। उस एक पार्टनर ने क्या करा, अपना जो ट्रांसफर है, अपना जो इंटरेस्ट है, वो किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। जब उसने अपना इंटरेस्ट दूसरे के फेवर में ट्रांसफर करा, और करा किसके फेवर में? अपनी डॉटर के फेवर में, जिसका नाम क्या है? एक्स। अब एक्स क्या करना चाहती है? एक्स जो है वो उस एलएलपी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहती है। ना बाबा ना, बाबू आप ये नहीं कर सकते, आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करना अलाउड नहीं है, मैनेजमेंट में इंटरफेयर करना अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ क्या मिलेगा? उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो मिलेगा, बस। और ये ट्रांसफर होने से क्या वो जो पार्टनर है जिसने ट्रांसफर करा, क्या वो डिसएसोसिएट हो गया? नहीं। क्या एलएलपी वाइंड अप डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं। हर बात पे नहीं, हर बात पे नहीं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आप एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो जरा मेरे साथ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, एमटीपी में आया था, ये एग्जाम में नहीं आया, बट ये एग्जाम में आएगा जरूर क्वेश्चन, कभी ना कभी तो आएगा, पता नहीं कौन से अटेम्प्ट में आएगा, बट डेफिनेटली आएगा। ठीक है। इन अ एलएलपी वेयर ऑल पार्टनर और कॉर्पोरेट एंटिटी, क्या कॉर्पोरेट एंटिटी को डीपी बना सकते हैं? नहीं, हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए, हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था जब मैंने तुम्हें वो डीपी वाला सेक्शन पढ़ाया था। अगर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा कि डीपी कौन है,
तो फिर क्या एलएलपी बिना डीपी के बन सकती है? नहीं। अगर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा कि डीपी कौन है, तो आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या माना जाएगा, जो डीपी होगा वो डीपी माना जाएगा। ठीक है। एक डीपी जो होगा, इट इज प्लानिंग टू रीलोकेट परमानेंटली टू अदर कंट्री। एक डीपी जो है अब वो परमानेंटली दूसरी कंट्री शिफ्ट होने जा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? अब तुम पता है इसका आंसर क्या लिख के आओगे कि एक डीपी अगर दूसरी कंट्री जा रहा है तो एक डीपी जो इधर है ना वो रेसिडेंट है, और दो डीपी में से कम एक रेसिडेंट होना चाहिए, तो एलएलपी कंटिन्यू कर सकती है। इन्होंने इधर वाले के कॉन्टिन्यूएंस के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने ये पूछा जो डीपी जा रहा है उसका क्या। हाँ तो जा ना भाई, जो डीपी इंडिया छोड़ के जा रहा है वो जाए। अब उसको आगे चलकर फ्यूचर में रेसिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन पूरी नहीं करनी है, बिकॉज दो में से एक रेजिडेंट होना चाहिए, जो इधर वाला होगा वो देख लेगा। इसको रेजिडेंट अब आगे एज अ रेजिडेंट कंटिन्यू नहीं भी कर रहा चलेगा। तो आपको ये आंसर लिख के आना पड़ेगा दैट एटलीस्ट वन डीपी शैल बी रेजिडेंट। तो अगर एक डीपी परमानेंटली इंडिया के बाहर लोकेट कर रहा है तो अब उसको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है, ये आंसर लिखना। ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इज एलएलपी को एलएलपी जो थी उसके ऊपर नॉन कंप्लायंस हुआ, उससे कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ, डीपी ने बोला हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ लायबल नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था एलएलपी ऐसा कुछ कर रही है। ना बाबा ना, यू आर द डीपी, यू आर द डीपी, बिकॉज यू आर द डीपी। आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर इस चीज की लायबिलिटी आएगी। बोलो ठीक है। ठीक है सर। जीसीआईयूएस लास्ट में करेंगे, अब जीसीआईयूएस बीच में नहीं लेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ के देखो और मुझे जल्दी से बताओ, सुना सुना है या सूना सूना है? जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये सुना सुना है या सूना सूना है? दिस इज सुना सुना या सूना सुना, छुना छुना या छूना छूना? ये सर सुना सुना है तो वही वाला क्वेश्चन है कि इनका एड्रेस, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में था, फिर उन्होंने पुणे में शिफ्ट कर लिया, सप्लायर ने नोटिस भेजा, उसको नुकसान हो गया, अब वो क्लेम मांग रहा है। हाँ तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। बिकॉज आरओसी के पास आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रजिस्टर नहीं कराया, तो आरओसी के हिसाब से तो आपका अभी भी एड्रेस मुंबई वाला ही है, वही माना जाएगा, वही माना जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। उसका कोई क्वेश्चन है ही नहीं अमन, तो मैं कहां से लाऊं यार? ये एक वो वाला क्वेश्चन है, वो चुगली आंटी वाला, कि अगर ये भूषण वाला क्वेश्चन, अगर मान लो मिस्टर जे है, पूरा फ्रॉड हुआ, मिस्टर जे जो था उसको पता था क्या है कैसे है, उसने जाके सब कुछ बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या वो बंदा बता सकता है? यस। क्या उसकी पेनल्टी रिड्यूस वेव ऑफ हो जाएगी? यस। क्या उस बंदे को थ्रेट, डिमोट, हैरास या ऐसा कुछ किया जा सकता है? नो नो। ठीक है। ठीक है सर। गॉट इट सर। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इट इज वेरी लाइक फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई, बार बार पूछते हैं। एक बार तो आई थिंक बैक टू बैक अटेम्प्ट्स में बैक टू बैक पूछा था और सेम टू सेम पूछा था, सेम टू सेम पूछा था कि एक अमित और प्रिया पार्टनर है एलएलपी के अंदर, प्रिया जो है नए एड्रेस पे चली गई और अमित का शायद कुछ नाम चेंज हो गया या उसका कोई कजन, हाँ उसका कजन था रमेश, उसको पार्टनर की तरह ऐड किया गया। इन्होंने एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं करा, एलएलपी ने आगे आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करा, तो आपको बताना है कि क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस चल रहे हैं। तो ये वो वाला पूरा पॉइंट है कि पार्टनर को बताना पड़ेगा 15 डेज के अंदर चेंज से, एलएलपी आगे आरओसी को बताएगी चेंज से 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी है बट यस इंपॉर्टेंट है, तो आप आराम से समझ लेना। ठीक है। ये अगेन वही वाला क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला, तो सिमिलर है, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। स्मॉल एलएलपी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, यू कैन मैनेज इट। उसके बाद कोई ऐसा आई थिंक क्वेश्चन है नहीं जो थोड़ा गंदा क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन वो वर्धमान स्टील वाला था, वो कहां है, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। एक क्वेश्चन वर्धमान स्टील वाला था, ये भी सितंबर 25 में आया था, बट दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन मैनेज इट। एक वर्धमान से, हाँ ये वर्धमान स्टील वाले क्वेश्चन में क्या था, एक वर्धमान स्टील करके एलएलपी बनी। ठीक है। बाद में एक पार्टनरशिप फर्म निकल के आई जिसका नाम था वर्धमान स्टील। उस फर्म ने बोला कि इन्होंने एलएलपी ने हमारा नाम रख लिया है, उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी सीजी को कि सीजी इनको रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करो। सीजी बोलता है तुम कौन हो? पार्टनरशिप फर्म। ये कौन है? एलएलपी। एलएलपी को रेक्टिफिकेशन ऑर्डर तब पास किया जा सकता है जब एलएलपी का नाम किसी कंपनी से मैच करता हो या किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से मैच करता हो या ट्रेडमार्क से मैच करता हो। तुम पार्टनरशिप फर्म हो, तुम्हारे से नाम मैच कर रहा है, हम रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास नहीं कर सकते, तो इस केस में हम कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास नहीं करेंगे। बोलो ठीक है। और ये तो मुफ्त के नंबर है, इसको तो तुम देख ही लेना। बाकी ऑल द क्वेश्चंस यू कैन डू। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द चैप्टर एलएलपी। वेरी ब्यूटीफुली वी हैव कवर्ड द चैप्टर एलएलपी। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, पर तुम लोग अपना काम निपटा के जाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई बढ़िया बढ़िया बंदा पढ़ा रहा है, पढ़ लो, मजे आ जाएंगे, तुम्हारे लॉ में 70+ आ जाएंगे। ठीक है। कल
की क्लास में शेड्यूल कर दूंगा लाइव चैनल पे, तो डेफिनेटली मेरे साथ लाइव अटेंड करना। और कल हम लोग जो है नया चैप्टर कवर करेंगे। जरूर आपको कमेंट करके जाना है, बिकॉज तुम कमेंट करोगे तो कर भला हो भला, मेरे को भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली प्लीज 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 कमेंट करके जाना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।